तो फल फूल वाले कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें हम कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए भैया 2 गैमेट चाहिए। अब गैमेट को बनवाना पड़ेगा, तो गैमेट को बनवाने वाले इवेंट और गैमेट को आपस में मिलाने वाले इवेंट कहलाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, फूल हमारे जो बहुत सारे जो इमोशन है उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। हमें प्यार व्यक्त करना होता है, हम फूल ले जाते हैं साथ, ठीक है नहीं? हमें दुख होता है, दुख में भी लोग फूल ले जाते हैं, ठीक है? देखो, कोई शहीद हो जाता है तो वहां पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं साथ। हम मंदिर भगवान के पास जाते हैं तो हम भी फूल ले जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, परिवर्तन सीरीज का अगला चैप्टर दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एग्जाम नजदीक आ गया है, अपन इसको थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, मुझे पता है आपका डर थोड़ा सा बढ़ रहा है, आपकी दिल की धड़कनें थोड़ा सा बढ़ रही हैं, लेकिन घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज में अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं खूब सारे, और यहां पे मैं जल्दी जल्दी थ्योरी भी करा रहा हूं, और वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो बस तुम लगातार जुड़े रहना, प्लस अपनी प्रिपरेशन को और धार देना और स्पीड से करना, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ, आखिरी वक्त। तो आओ हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है बच्चे, अब पहले ध्यान सुनो, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बच्चे कौन से होते हैं? दैट इज द एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म। इधर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो यहां पे लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? दैट इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे अकेले हैं जिनके पास फल और फूल दोनों होता है। तो फल फूल वाले कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और उसमें हम कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे हम हैं वैसे ही आगे किसी को प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोड्यूस। री का मतलब बच्चे होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, यानी जैसे हम हैं वैसे किसी को आगे प्रोड्यूस कर दे, दिस इज द रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन 2 तरीके का होता है बच्चे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब ध्यान सुनो, किसी के आगे अगर ए शब्द आया था इसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कोई घटना इसमें हो रही, इसमें नहीं हो रही। तो इसके पास सेक्स ऑर्गन होंगे, इनके पास फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट बनेंगे, म्योसिस होगी। ऐसा इधर नहीं हो पाता, ऐसा इधर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब गैमेट बनने के भी चांसेस नहीं है ऐसा, इसका मतलब सेक्स ऑर्गन भी हो ऐसा भी चांसेस कम है ऐसा। तो इसीलिए दी जाता डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसका मतलब गैमेट उनमें भी बनता है, ठीक है ना? गैमेट उनमें भी बनते हैं, सेक्स और उनके में भी होते हैं। लेकिन अगर उनमें फर्टिलाइजेशन हो गया गैमेट का तो बोल देना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी और तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यही लिखी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट, जो कि मोर और लेस सिमिलर किसके होंगे? पेरेंट के सिमिलर होंगे। अब ये रिप्रोडक्शन 2 तरीके का हो जाएगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना? जबकि यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन भाई साहब, ये देखो एसेक्सुअल प्रोडक्शन फास्ट होता है, सिंपल होता है, जबकि ये कैसा होता है? स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कौन? सेक्सुअल प्रोडक्शन। हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन। इसलिए सेक्सुअल प्रोडक्शन को हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं साहब। एक तो उसका मेन इवेंट, मुख्य इवेंट, यूनिवर्सल इवेंट जो होगा ही होगा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कहलाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन करने के लिए भैया 2 गैमेट चाहिए। अब गैमेट को बनवाना पड़ेगा, तो गैमेट को बनवाने वाले इवेंट और गैमेट को आपस में मिलाने वाले इवेंट कहलाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और गैमेट बनवाना क्या कहलाएगा बच्चे? दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट को मिलवाना यानी एक गैमेट को दूसरे गैमेट तक पहुंचाना, यानी पॉलिनेशन, गैमेट ट्रांसफर यानी कि पॉलिनेशन, ये दोनों इवेंट आएंगे फर्टिलाइजेशन से पहले, इसलिए इसको बोल देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम 2 पढ़ेंगे, गैमेट को बनवाना और उनको मिलवाना, ठीक है साहब? अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बच्चे? जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट क्या कहलाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें जाइगोट, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, आखिरी में फ्रूट सीड पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो कुल मिला के हमको यही 4-5 इवेंट पढ़ने। पहला इवेंट पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
पोस्ट फ्लोरेशन इवेंट के बाद फ्रूट पढ़ लेंगे, अपन सीड पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए एक एक करके बात करते हैं साहब। अब हमको फर्टिलाइजेशन करवाना, उसके लिए ये सब कराना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले गैमेट बनवाने पड़ेंगे, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का हम लोग गैमेट बनवाना। अब गैमेट बनेंगे कहाँ, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे जो क्या होता है साहब, दैट द मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम, एंडोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, गाइनोसियम, गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चे, पिस्टिल या कार्पेल। अब ये स्टेमन और पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है ना, स्टेमन पिस्टिल ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, फ्लावर में। तो हम लोग फ्लावर से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मेल गैमेट बनवाएंगे, फिर हम पिस्टिल या कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम फीमेल गैमेट बनवाएंगे। दोनों बनने के बाद हम दोनों को आपस में मिलवाएंगे, यानी कि पॉलिनेशन करवाएंगे साहब। मेल गैमेट चल के जाएगा फीमेल गैमेट के पास, ठीक। चलिए साहब हम लोग शुरू करते हैं फ्लावर से। किससे बात शुरू करेंगे, फ्लावर। फ्लावर के बारे में एनसीईआरटी पहले लिखती है, दैट इज द फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला ऑर्गन है। आप उसे देख के अद्भुत फील करते हो साहब, ठीक है नहीं, तो आश्चर्यचकित कर देने वाला वो है फ्लावर है साहब। आप खुद देखो ना, रोड पे चलते जाते हो, अचानक से सुंदर फूल दिखा रही, वाओ, ठीक है नहीं, तो आप देख के फील करते नहीं करते। दूसरी बात समझना, दिस इज द मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है, ठीक है ना। फ्लावर इज द मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मार्वल का मतलब होता है जिसमें हम मार्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों की स्टडी कर लें फ्लावर की, ऐसा ये मार्वल है फ्लावर, ठीक है सा। अब यहीं पे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो तीनों बातें लिख दी मैंने, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, एक मार्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है, द साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। अच्छा, फूल हमारे जो बहुत सारे जो इमोशन है उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। हमें प्यार व्यक्त करना होता है, हम फूल ले जाते हैं साहब, ठीक है नहीं। हमें दुख होता है, दुख में भी लोग फूल ले जाते हैं, ठीक है। देखो कोई शहीद हो जाता है तो वहां पे भी फूल चढ़ाए जाते हैं साहब। हम मंदिर भगवान के पास जाते हैं तो हम भी फूल ले जाते हैं। हमें कहीं किसी शादी में जाना और हमें कोई गिफ्ट समझ में नहीं आता तो हम क्या ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं साहब। तो फ्लावर की कुछ अपनी वैल्यूज हैं साहब, और फ्लावर बहुत सारी वैल्यूज को कैरी करता है, चाहे रिलीजियस वैल्यू हो, चाहे एस्थेटिक वैल्यू हो, सोशल वैल्यू हो, कल्चरल वैल्यू हो, ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, तो बहुत सारी वैल्यू को कैरी करता है फ्लावर से। बहुत सारी इमोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है साहब, ठीक है नहीं, फ्लावर। तो फ्लावर की कुछ कुछ बेसिक सी बातें हैं साहब, ठीक है नहीं। तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, फ्लावर इज द फैसिनेटिंग ऑर्गन, ये भी ध्यान रखना साहब। आगे बढ़ता हूं साहब, फ्लावर बनता कैसे है साहब, पहले ये समझो बच्चे। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है जो ऊपर की तरफ जा रही थी साहब, ये देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो ऊपर की तरफ जा रही है साहब, लीफ से एक हार्मोन निकलता है, फ्लोरिजिन हार्मोन। इसको अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसे हम हाइपोथेटिकल हार्मोन बोलते हैं। ये फ्लोरिजिन हार्मोन शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको मॉडिफाई कर देता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम को कन्वर्ट कर देता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। और यही फ्लोरल मेरिस्टेम आगे चल के फ्लोरल प्रीमोडियम में, और फ्लोरल प्रीमोडियम फ्लोरल बड में, और उससे आगे चल के फ्लावर बन जाता है साहब। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ये देखिए साहब, ये लीफ थी, ये शूट था, इसके ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम था। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम में या फ्लोरल प्रीमोडियम, उसने आगे चल के फ्लोरल बड बनाई, उससे आगे चल के फ्लावर बन गया। तो पूछा जाए फ्लावर किससे बनता है, तो फ्लावर बनता है फ्लोरल मेरिस्टेम से। फ्लोरल मेरिस्टेम कहाँ से आता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। अब एक बात समझना, अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही फ्लावर बना है, तो शूट जैसा ही बनना चाहिए। सर शूट का मतलब बेटा स्टेम प्लस लीफ इक्वल टू शूट। बच्चे शूट अलग होता है, स्टेम अलग होता है। स्टेम सिर्फ एक्सिस कहलाती, अगर उसके साथ लीव्स को या फिर अपर पार्ट जितना भी वो सारा मिला के क्या कहलाता है, शूट। तो शूट में एटलीस्ट यानी कि स्टेम और लीफ तो होनी ही चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे इस फ्लावर के पास भी स्टेम और लीव्स होती हैं। अब ये देखो साहब, फ्लावर के अंदर एक छोटा सा ऐसे स्टेम होता है, स्टेम कंडेंस हो जाता है। सर स्टेम की पहचान क्या होती है, बेटा स्टेम की पहचान होती है नोड और इंटरनोड, ऐसे ये नोड और इंटरनोड उसकी पहचान होती है। दिख रहे हैं इसके अंदर कितने नोड है, 4 नोड। इंटरनोड कितने हैं, 3, 1, 2 और 3। इंटरनोड बच्चे जानते हो, 2 नोड के बीच का जो गैप होता है, दिस इज द इंटरनोड, दिस इज द इंटरनोड। इंटरनोड कितने हैं, 3, नोड कितने हैं, 4। अब इन्हीं से निकलती हैं लीव्स। क्या निकलती हैं बच्चे, लीव्स। ये देखो इन्हीं से क्या निकलती हैं, लीव। अब इनसे 4 मॉडिफाई लीव्स निकलती हैं, कितनी, 4। क्या निकलती हैं, मॉडिफाई लीव्स। ये देखो इनसे 4 मॉडिफाई लीव्स निकलती हैं। ये देखो इस तरह से 4 मॉडिफाई लीव्स निकलती हैं इसी स्टेम से साहब। ये देखो
ठीक। अब पहली मॉडिफाइड लीफ कहलाती है सेपल, दूसरी पेटल, तीसरी स्टेमन, चौथी पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है नी। पहली सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल या कार्पेल साहब, ठीक है नी। 4 तरीके की मॉडिफाइड लीफ निकलती और ये सब के सब एक स्टाक से निकल रही होती है, जिसे पेडिसिल बोलते हैं, स्टाक बोलते हैं, ठीक है साहब। अब ये जो पोर्शन है, जो स्टेम जैसा पोर्शन दिख रहा है, इसे बोलते हैं थैलेमस, जिससे सब निकलते हैं, या इसी को रिसेप्टिकल बोल सकते हो। इसे माना जाता है ये पेडिसिल का स्वेलन एंड है, कई बार ऐसे भी इंसाइड लिख देती है स्वेलन एंड ऑफ पेडिसिल। इसी से मॉडिफाइड लीव्स निकल गई, सेपल हो गया, पेटल हो गया, सब स्टेमन हो गया, पिस्टिल, कार्पेल। सर ये एक एक निकलेंगे या एक से ज्यादा? बेटा एक से ज्यादा निकलती हैं और ये वर्ल्ड गोल के फॉर्म में निकलती, वर्ल्ड फॉर्म में निकलती सब, इसलिए नहीं बोला जाता वर्ल्ड। अब सारा सेपल का गुच्छा पूरा ग्रुप कहलाता है क्या बच्चे? कैलिक्स। और पेटल का पूरा ग्रुप कहलाएगा कोरोला, स्टेमन का पूरा ग्रुप कहलाएगा एंडोसियम, और पिस्टिल कार्पेल का पूरा ग्रुप कहलाएगा गाइनोसियम साहब। और ग्रुप का मतलब होता है वर्ल्ड। ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्ल्ड। देखो इधर मैंने ये लिखने की कोशिश की सर, शूट इक्वल तो होता है स्टेमन प्लस लीफ। अब चूंकि फ्लावर के अंदर मॉडिफाई शूट है, क्यों है साहब? क्योंकि उसके पास स्टेम भी है प्लस लीफ भी है। स्टेम की तरफ बिहेव कौन कर रहा है? थैलेमस। थैलेमस इज द मॉडिफाइड स्टेम। क्या पहचान उसकी सर? इंटरनोड और इंटरनोड। नोड वो होता है जहां से लीफ निकलती है, इससे 4 मॉडिफाइड लीफ निकलनी, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल और कार्पेल साहब। अब वर्ल ऑफ सेपल क्या कहलाता है? कैलिक्स। वर्ल ऑफ पेटल कोरोला, वर्ल ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इनको एसेसरी वर्ल या स्टाइल वर्ल बोला जाता है। इन दोनों को नेसेसरी वर्ल या फर्टाइल वर्ल बोला जाता है। तो याद रखिएगा फ्लावर के पास 4 वर्ल होते हैं। हमारे काम के कौन है? ये दोनों, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं। यहां पे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम फर्टाइल वर्ल ही पढ़ेंगे। तो यहां पे हमें कैलिक्स कोरोला नहीं पढ़ना, हमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चे? एंड्रोसियम और गाइनोसियम पढ़ना। चलो आ जाओ हम लोग ये करके पढ़ते हैं। सबसे पहले एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंडोसियम के बारे में बोलो साहब तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा साहब, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। और ये किससे मिलके बनेगा बच्चे? स्टेमन। बहुत सारे स्टेमन मिलके क्या बनाएंगे साहब? एंडोसियम। अगर स्टेमन को देखोगे तो इसमें 2 पार्ट दिखेंगे। ऊपर की तरफ झंडे के फॉर्म में बाइलोब जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज द एंथर। और नीचे की तरफ लंबा सा डंडा जो होता है वो फिलामेंट। ऐसे समझो जैसे डंडा लेके खड़ा हुआ है साहब, ये देखो डंडा जो है ना ऐसे झंडा लेके खड़ा, डंडा एक झंडा लेके खड़ा। तो इसका जो डंडा है वो क्या कहलाएगा? ये जो डंडा ये क्या कहलाएगा? फिलामेंट। और जो झंडा है वो क्या कहलाएगा? एंथर। एंथर ही फर्टाइल पार्ट, जबकि फिलामेंट स्टाइल पार्ट। ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ क्या होता है? फिलामेंट स्टाक होता है। क्या होता है? स्टाक। तो मैं बोल सकता हूं स्टेमन इक्वल टू एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है नहीं। एंथर को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करोगे तो जिम्नोस्पर्म में याद करो फ्लावर नहीं होता था, लीफ मॉडिफाई हो जाती थी। किसके लिए बच्चे? सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए। और जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती थी उन्हें स्पोरोफिल बोला जाता था। क्योंकि मेल है इसलिए इसके आगे लिख दिया हमने माइक्रो। तो कई बार एंथर को हम क्या बोल देते हैं साहब? सॉरी, स्टेमन को बोल देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और इसी तरह से एंथर को अगर कंपेयर करोगे तो इसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसे क्या बोल देते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम से कंपेयर कर देते हैं साहब, क्योंकि स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम होता था। चूंकि मेल है इसलिए माइक्रो लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइक्रो लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, अब जो ये क्या होगा? दिस इज द स्टेमन, ठीक है नहीं। अब ये देखो स्टेमन में ये एंथर है और ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या एंथर और ये क्या है? फिलामेंट। अब थोड़ी देर के लिए मान लो साहब मैं थैलेमस हूं साहब, और ये जो लगा हुआ है साहब इस तरह से, ये जो लगा हुआ है दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। अब अगर पूछा जाए मुझसे, मैं एक प्लांट हूं, ये मेरा थैलेमस है साहब, मुझसे कौन पास है कौन दूर है? तो अगर मैं इस एंथर को देखूंगा तो एंथर में यहां पे ये दूर है ये पास है, ये दूर है ये पास है। तो फिलामेंट का ये वाला हिस्सा कौन सा है? दूर वाला, और ये पास वाला। तो दिस इज द डिस्टल एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का। किसका? फिलामेंट का। बच्चे आया हो क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना। दिस इज द डिस्टल एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड। मेरे को प्लांट मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये थैलेमस वाला पार्ट मान लो साहब, ठीक। अब ध्यान सुनना, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये किससे अटैच होता है बच्चे? थैलेमस से। किससे अटैच होता है? थैलेमस से। देख सकते हो सर, प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है? थैलेमस। लेकिन कभी कभी ये पेटल के साथ भी अटैच हो जाता है, कभी कभी पेटल के साथ भी अटैच हो जाता है। थैलेमस से तो नॉर्मली अटैच होता है, पेटल के साथ सिर्फ सुरनेसी फैमिली ब्रिंजल में ऐसा होता है। क्यों पेटल के साथ अटैच होता है? इस कंडीशन को बोलते हैं ईपी पेटलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? ईपी पेटलस कंडीशन। कभी कभी ये टेपल के साथ भी अटैच हो जाता है, ठीक है नहीं। टेपल जानते हो, पेरियंथ, ठीक है नहीं, उसके साथ तो इपीफाइलस कंडीशन कहलाती है, वो रेडिएसी फैमिली में देखने को मिलती है। तो एनसीईआरटी यहां पे एक लाइन लिखने की, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन इज मे अटैच्ड विद थैलेमस, या तो थैलेमस से अटैच हो जाएगा, और पेटल कई बार पेटल के साथ भी अटैच हो जाता है। तुमको बात समझ थोड़ी ना आ रही है?
अरे बोलो, एंड्रोसियम पढ़ रहे हैं, एंड्रोसियम के अंदर भी फिलामेंट की बात कर रहा हूँ मेनली। अभी अंतर पे तो बात शुरू करनी है साहब। आ जाओ, अंतर की बात कर लेता हूँ साहब, आ जाओ आ जाओ, अंतर के डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ साहब। एंटर का डेवलपमेंट देखने में बहुत बड़ी फोटो लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं साहब। इधर देखो बच्चे, एंटर का डेवलपमेंट कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल से एपिडर्मिस पहले से होती है, अभी मेरिस्टेमेटिक सेल से और ज्यादा डिवाइड करती जा रही है, बहुत सारी सेल्स बनाती जा रही है सब। अब इसमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट होना शुरू करती हैं। डिफरेंशिएशन किनारे वाली सेल्स का होता है, देख रहा। अब जो सेल डिफरेंशिएट होना शुरू होती है उसे बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली रीजन की होती है, इसलिए बोलते हैं हाइपोडर्मल रीजन की सेल है। कौन सी साहब? आर्किस्पोरियल सेल। अब ये आर्किस्पोरियल सेल जो है डिवाइड करना शुरू करती है, और बाहर की तरफ पाराइटल सेल, पाराइटल का मतलब भी होता है बाहर पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ पाराइटल सेल, और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ठीक है नहीं? तो प्राइमरी पाराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन जाता है। प्राइमरी पाराइटल सेल बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करके 3 से 5 वॉल लेयर का फॉर्मेशन करती है। कितनी? 3 से 5 वॉल लेयर। और ये 3 होती हैं साहब। एक होती है एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम। एंडोथीसियम एक, टेप्टम भी साहब एक, मिडिल लेयर जो होती है वो 1 से 3 तक बनती है। तो टोटल लेयर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी हो जाएंगे? नंबर ऑफ लेयर्स 3 से 5। नेम ऑफ लेयर्स क्या होंगे? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम साहब। क्या कुछ बात समझ में? फिर से बता रहा हूं साहब, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स उन्होंने डिवाइड किया, अब डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बना दी। उस सेल्स में सबसे कॉर्नर पे एपिडर्मिस थी, उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली 4 कॉर्नर वाली सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं और बनाती हैं आर्किस्पोरल सेल। आर्किस्पोरल सेल डिवाइड करती, बाहर की तरफ प्राइमरी पाराइटल सेल बनाती है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। जो प्राइमरी पाराइटल सेल्स है वो आगे चल के वॉल लेयर का फॉर्मेशन करती है, 3 से 5 वॉल लेयर बनाती। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आगे चल के स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, इस पे मैं चर्चा करूंगा साहब। एक चीज और देखना, शुरू में यहां पे प्रोकैम्बियम होता है। क्या होता है? प्रोकैम्बियम। ये डिवाइड करता है प्रोकैम्बियम और आगे चल के वेस्कुलर टिश्यू बनाता है साहब। तो हम इसको कई बार जो वेस्कुलर टिश्यू बनता है इसे प्रोकैम्बियम स्टैंड या वेस्कुलर स्टैंड बोल देते हैं। या एनसीईआरटी इसको कनेक्टिव लिख रही है। कनेक्टिव क्यों लिख रही है? क्योंकि कनेक्ट करता है दोनों एंथर के लोब को, दोनों एंथर के लोब को कनेक्ट करेगा, प्लस एंथर के लोब को जो नीचे से फिलामेंट आ रहा उससे भी कनेक्ट करेगा। तो एंथर फिलामेंट को भी कनेक्ट करता है, दोनों एंथर के लोब्स को भी कनेक्ट करता है। कौन? कनेक्टिव। कौन कनेक्ट करता है? कनेक्टिव कनेक्ट करता है साहब। क्या कुछ बात समझ में आई साहब? अब हमको 2 चीजें पढ़नी, एक तो वॉल लेयर पढ़ेंगे और दूसरा हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से, स्पोरोजिनस टिश्यू से जो ये पॉलन मदर सेल बननी इसके बारे में पढ़ेंगे साहब। आ जाओ एक एक करके बात करते हैं साहब। अब एंथर की बात करें साहब, ये यंग एंथर, ये क्या है? यंग एंथर। अब ध्यान से सुनना, अब तुमको मैं बात बताता हूं। देखो यंग एंथर, ठीक है नहीं? जैसे कि एंथर का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो बनेगा एंथर वो कैसा होगा? यंग एंथर। यंग एंथर को अगर आप तुम देखोगे इस तरह से साहब, इसके किनारे की तरफ आपको क्या नजर आएंगे? वॉल लेयर। किनारे की तरफ क्या नजर आएंगे बच्चे? वॉल लेयर। और बीच में नजर आएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, बीचों बीच में क्या नजर आएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है साहब। और यहां पे क्या नजर आएगा? कनेक्टिव। तो 4 देखोगे तो ये 4 साइडेड नजर आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। और देखो ये बाइलोब्ड होता है साहब। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। देखो 2 लोब होते हैं ऐसे, एक लोब ये होगा, एक लोब ये होगा, तो एंथर बाइलोब्ड होगा साहब। अब इस लोब, ये देख रहे हैं 2 लोब साहब, तो इन 2 लोब को कुछ इस तरह से दिखाया गया। इन 2 लोब को देखोगे तो हर लोब के किनारे पे आपको नजर आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज द कंप्लीट माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में बाहर की तरफ वॉल लेयर होंगे, अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा साहब, ठीक है नहीं? तो दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ईच लोब इज बाइलोब्ड, इसमें लोब 2 नजर आएंगे, एक ये और एक ये। और ईच लोब इज डाइथिकस। हर लोब जो होता है, हर लोब में 2 थीका होंगे बच्चे, एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया। और क्या बच्चे? टेट्रास्पोरेंजिएट होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आएंगे, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आएंगे। इसीलिए टेप्टिकल एंथर को बोलते हैं दिस इज द बाइलोब। ईच लोब इज डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजियम। और ये कैसा होता है? टेट्रागोनल, यानी 4 साइडेड देखने को मिलता है। अब मैं इसमें से एक को आपको जूम करके दिखा रहा हूं बच्चे, एक को। जब एक साइड को बच्चे, इस साइड को मैं जूम करके दिखा रहा हूं, सिर्फ इतना सा, ठीक है नहीं? इसको देखोगे तो बाहर की तरफ आपको क्या नजर आएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर क्या नजर आएगी? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर ये 3 लेयर, जो 1 से 3 लेयर नजर आती हैं, दिस इज द वॉल लेयर। क्या नाम है इसका? मिडिल लेयर। दिस इज द मिडिल लेयर। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। और सबसे अंदर नजर आएगा बच्चे टेप्टम। क्या नजर आएगा? टेप्टम। और बीच में जो बॉल जैसा दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे बाहर बात करें तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जब भी होती बच्चे प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, इसका काम ही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और सिंगल लेयर की होती है, पेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। तो पेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, बाहर की तरफ होती है, सिंगल लेयर होती है, काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके जस्ट नीचे देखो क्या है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। क्यों बच्चे? इधर देखो, मैंने इसको जूम करके दिखाता हूं साहब, ये देखो
ये देखो, इसको जूम करके दिखा रहा हूं साहब, इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर की तरफ इस तरह से कुछ अल्फा कैलोज फाइबर लगे होते हैं, यानी कैलोज के छोटे छोटे बैंड्स लगे होते हैं यहाँ पे साहब। ये सिर्फ नीचे साइड में भी लगे होते हैं, मतलब सिर्फ आउटर वॉल पे नहीं, बल्कि आउटर वॉल पे नहीं होते, बल्कि इनर वॉल और रेडियल वॉल दोनों पे नजर आते हैं। दिस वॉल इज द इनर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द रेडियल वॉल। ठीक, दिस इज द इनर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द रेडियल वॉल। तो इनर वॉल पे नजर आते हैं और रेडियल वॉल पे नजर आते हैं। कहां पे नजर नहीं आते बच्चे? आउटर वॉल पे। तो आउटर वॉल पे कैलोज फाइबर नजर नहीं आएंगे, इनर वॉल और रेडियल वॉल पे नजर आते हैं। इसके अलावा बच्चे कैलोज के बैंड भी होते हैं, द बीटा 13 ग्लूकेन होता है जिसे कैलोज बोलते हैं, इनके बैंड भी यहां पे नजर आते हैं। तो भर भर के इसके अंदर पॉलीसेक्राइड होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब इसी की वजह से हम बोल देते हैं यहाँ पे फाइब्रस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर। अब अच्छा, इस फाइब्रस लेयर का काम क्या होता है? ध्यान सुनना। मान लो इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, किसके ऊपर बच्चे? ये देखो, एंथर के ऊपर। एंथर के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो वाटर का लॉस होगा। क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। ड्राई सीजन में जैसे क्या होगा? वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस होगा बच्चे, एंडोथेलियम कांटेक्ट करेगी। एंडोथेलियम क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि एंडोथेलियम का नेचर कैसा था? फाइब्रस लेयर थी, पानी को एब्जॉर्ब करती थी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की थी। जैसे इसमें से वाटर का लॉस होगा तो एंडोथेलियम कांटेक्ट करेगी, तो आउटर वॉल ज्यादा कॉन्केव हो जाएगी। आउटर वॉल क्या हो जाएगी बच्चे? कॉन्केव हो जाएगी। इधर देखो, इधर देखो, क्योंकि इसके ऊपर फाइब्रस की लेयर नहीं है, यहां पे फाइब्रस की लेयर है, तो ये लेयर कमजोर है साहब, तो ये आसानी से कॉन्केव हो जाएगी, एकदम पचक जाएगी साहब। जैसे ये पिचक जाएगी, देखो ये पिचक जाएगी साहब, पिचकेगी तो उसके अंदर रस्सियों के अंदर तनाव आ जाएगा। बोल सकता हूं उस पूरी एंडोथेलियम के अंदर कैसा हो जाएगा? टेंशन क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अगर उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी तो एंडोथेलियम वहां से टूट जाएगा जहां से कमजोर होगा। और ध्यान से देखो, इन कॉर्नर्स पे फाइब्रस लेयर नहीं होती, यहां पे फाइब्रस लेयर नहीं होती। फाइब्रस की यानी कि कैलोज का डिपोजिशन नहीं होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता इन कॉर्नर्स पे, इन कॉर्नर्स पे, इन कॉर्नर्स पे, इन कॉर्नर्स पे नहीं होता। अगर इन कॉर्नर्स पे नहीं होगा तो यहां से लेयर टूट जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो मैंने ये लिखा, अब आउटर वॉल कॉन्केव होगी तो क्रिएट करेगी पुलिंग फोर्स। एंथर ब्रेक कर जाएगा कहां से? स्टोमियम से। कहां से ब्रेक कर जाएगा? स्टोमियम। जिस रीजन को मैं दिखा रहा था उसी को बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, व्हाट इज द स्टोमियम? दिस इज द लाइन ऑफ डेhiscence। स्टोमियम इज द लाइन ऑफ डेhiscence, ठीक है नहीं? और वहां से डेhiscence हो जाएगा। डेhiscence का मतलब टूट जाएगा। दिस इज द स्टोमियम, दिस इज द स्टोमियम, ये है स्टोमियम बच्चे, जहां से ब्रेक कर जाएगा। और यहां पे ना बच्चे स्टाइल टिश्यू भरा होता है। जब ये डेhiscence होता है इसका, स्टोमियम से टूटता है तो स्टाइल टिश्यू भी ब्रेक कर जाता है। स्टाइल टिश्यू भी क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। और दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम मिल जाते हैं, दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम मिल जाते हैं साहब, इस तरह से, ठीक है नहीं? इस तरह से मिल जाते हैं, क्योंकि स्टाइल टिश्यू भी ब्रेक कर जाता है और यहां से एंडोथेलियम भी टूट जाता है स्टोमियम वाले रीजन से। और इस तरह से दो पॉलन सैक बन जाती हैं। कितनी पॉलन सैक बन जाती हैं? दो पॉलन सैक बन जाती है बच्चे। मैच्योर एंथर है, ठीक है नहीं? एंथर क्या है? मैच्योर। ठीक, फिर से समझो बात। एंडोथेलियम फाइब्रस लेयर होती, सिंगल लेयर होती, इसके पास थिकनिंग होती अल्फा सेलुलोज फाइबर की और कैलोज बैंड के साथ। अब इनसे क्या होता है बच्चे? ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। जैसे ड्राई सीजन आता है, जैसे क्या आता है? ड्राई सीजन आता है, एंथर मैच्योर होता है और इसके ऊपर लाइट पड़ती, इसके अंदर पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है और ये तोड़ देता है स्टोमियम वाले रीजन से। उसके साथ स्टाइल टिश्यू भी टूट जाता है, इससे दो पॉलन सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आ जाते हैं मिडिल लेयर। ये बच्चे मिडिल लेयर दिख रही सर? मिडिल लेयर का नंबर 1 से 3 होता है बच्चे। पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं, ये फूड को स्टोर करके रखती हैं। क्या किसको स्टोर करके रखती हैं? फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ साहब, इधर देखो कि मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर थिक होती है, पैरेन्काइमेटल सेल्स होती है, फूड को स्टोर करती हैं। शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कहां पे साहब? मैच्योर एंथर में। मैच्योर एंथर में क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इनके पास खाना होता है। जैसे एंथर मैच्योर होता है, और मैच्योर कब होगा? जिसमें इसमें खाना खत्म हो जाता है। खाना खत्म होने की वजह से गायब हो जाती है मैच्योर एंथर के अंदर, ठीक है साहब? एक बात और याद रखिएगा, एनसीईआरटी करी कि बाहर की जितनी भी लेयर है, चाहे एपिडर्मिस हो, एंडोथेलियम हो, चाहे मिडिल लेयर हो, एक तो डेhiscence में हेल्प करते हैं, दूसरा प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence। बाहर की 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर। चलिए साहब, सबसे अंदर लेयर की तरफ बढ़ते हैं, टेप्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। टेप्टम का याद रखना, न्यूट्रिटिव लेयर होती है साहब। कैसी लेयर होती है? न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है साहब। और याद रखना, ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड और पॉलीप्लाइड होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लियोटाइड और पॉलीप्लाइड होती है। अब इसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये भी शॉर्ट लिव्ड होती है। मैच्योर एंथर के अंदर ये भी नजर बच्चे नहीं आती। पूछा जाए क्या करती बच्चे? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती। क्या प्रोवाइड करती? नरिशमेंट प्रोवाइड करती। किसको?
जो भी ग्रो कर रही है उसके अंदर एंथर्स, ठीक है, सॉरी एंथर कह रहा हूँ, पॉलन ग्रेन्स, उसको ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को, पॉलन मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं टैप्टा। तो पूछा जाए यंग एंथर के पास कितनी लेयर होंगी बच्चे? ये 4, जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, इसके पास 2 पॉलन सैक होंगे उसकी जगह पे, इसके पास 4 वॉल होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, इसके पास सिर्फ 2 वॉल लेयर होंगी, दैट इज द कौन से? एपिडर्मिस और एंडोथेसियम। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं बच्चे, एनसीईआरटी में बना हुआ, आप देख सकते हो साहब, ठीक। चलिए साहब, अब हमको गैमेट बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? गैमेट। गैमेट बनाने के लिए हमको गैमेटोफाइट चाहिए होगा, और गैमेटोफाइट के लिए हमको क्या चाहिए होगा? स्पोर, क्योंकि स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है बच्चे। और स्पोर बनाने की टेक्निक को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। चूंकि हमें मेल स्पोर बनाना है, यानी माइक्रोस्पोर बनाना, तो दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है बच्चे? स्पोरोजेनस सेल में से कोई एक सेल पॉलन मदर सेल बनाती, कोई भी एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती और बनाती पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल में म्योसिस होती, म्योसिस से 4 माइक्रोस्पोरियन टेट्राड बनते। कितने बच्चे? 4 माइक्रोस्पोरियन टेट्राड बनेंगे। कैसे? इधर देखो बच्चे, एक स्पोरोजेनस सेल थी, उसमें से वो डिफरेंशिएट हो गई, स्पोरोजेनस टिश्यू में से स्पोरोजेनस सेल डिफरेंशिएट हो गया, पॉलन मदर सेल बनाए। उसने म्योसिस की 4 इस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इनके अंदर कैलेज एक एंजाइम आता है और इस सारे कैलोज को रिमूव कर देगा और बना देगा 4 माइक्रोस्पोर और 4 पॉलन ग्रेन। क्या बना देगा? 4 माइक्रोस्पोर और 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है नहीं? ये छोड़ दो, ये बात ध्यान रखना, 4 माइक्रोस्पोर और 4 पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है? ध्यान सुनो। पॉलन ग्रेन की अगर शेप की बात करें तो बच्चे स्फेरिकल होता है। इसके साइज की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है साहब, ठीक है नहीं? पॉलन ग्रेन की बात करोगे तो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एक्जाइन, और अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंटाइन। एक्जाइन बनी होती है बच्चे, एक्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की, और एंटाइन बनी होती है पैक्टोसेलुलोज की। ये इनर वॉल है साहब, ये आउटर वॉल है साहब, इस तरह से होती है साहब। स्पोरोपोलिन की अगर बात की जाए तो साहब हार्डेस्ट मटेरियल होता है साहब ऑर्गेनिक, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है साहब, इससे ज्यादा हार्ड कोई नहीं, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है साहब। ये बना होता है बच्चे कैरोटिनॉइड लिपिड का साहब। अब इसके ऊपर एसिड, एल्कली, एंजाइम किसी का भी असर नहीं होता स्पोरोपोलिन की वजह से, इसीलिए एज ए फॉसिल ये बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकती है साहब। कौन? स्पोरोपोलिन। नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है साहब, ठीक है साहब। अब इनर वॉल जो होती है दैट द एंटाइन, ये थिन होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, कंटिन्यूअस होती है, इसकी तरह नहीं होती एक्जाइन की तरह। एक्जाइन बीच बीच में एब्सेंट होती, जहां पे भी एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर को इंसर्ट लिख रही प्रोमिनेंट अपर्चर। बच्चे यही से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। कौन बाहर आएगी? पॉलन ट्यूब बाहर आती है साहब। कहां से? जर्म पोर से। अब पॉलन ग्रेन की 2-4 एक्स्ट्रा बातें याद रखना साहब। पॉलन ग्रेन्स एरो एलर्जेंस होते हैं। कई सारी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन ऐसी होती हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। उनसे अस्थमा हो सकता है साहब, अस्थमा कह रहा हूँ, ठीक है नहीं? अस्थमा, हे फीवर, रेनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल एप्लीकेशन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे। एम्फाइसमा मत कर देना, एम्फाइसमा सिगरेट स्मोकिंग से होती है बच्चे, ठीक है नहीं? तो ये इसी वजह से क्या काज कर सकते हैं? एलर्जी काज कर सकते हैं। जैसे पार्थेनिमा कैरेट ग्रॉस बोलते हैं, कांग्रेस ग्रॉस बोलते हैं। इंडिया के अंदर कंटामिनेशन से आई थी, वीट के साथ कंटामिनेशन के साथ आ गई थी साहब, अब इंडिया में पूरी तरीके से फैल चुकी है और बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी कॉज कर देती है पार्थेनियम, ठीक है साहब। पॉलन से बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं साहब, इससे टेबलेट मिलाए जाते हैं, सिरप बनाए जाते हैं, जिसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से यूज करते हैं रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए साहब, एथलीट्स यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो कई तरीके से गलत भी यूज होता है इन सारे प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि इनके पास बड़ों की एनर्जी होती। अगर पॉलन की वाइबिलिटी की बात करूं या फर्टाइल पीरियड की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ये डिपेंड कर देती है ह्यूमिडिटी के ऊपर, ठीक है नहीं? ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर साहब, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी। जैसे कुछ की बहुत कम होती है, जैसे व्हीट राइस की 30 मिनट होती है, और कुछ की अप टू मंथ्स, महीनों तक हो सकती है, जैसे कि इसमें सोलेनेसी में, रोजेसी में, लेगुमिनेसी में, इनमें मंथ तक हो सकती है। जबकि व्हीट राइस वगैरह में कितनी होती है? लगभग 30 मिनट, आधा घंटा भी नहीं होती। पॉलन ग्रेन को आप अगर चाहते हो कि लंबे समय तक रह जाए तो आप उसको स्टोर कर लो। स्टोर कहां करोगे साहब? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में रख दो, वहां पे स्टोर कर सकते हो साहब। इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है नहीं? इसको यूज किया जाता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, और जहां पे जैसे पॉलन बैंक और सीड बैंक को स्टोर करते हो, ऐसे पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में स्टोर कर सकते हो साहब। चलिए साहब, अब हमने स्पोर बना लिया था साहब, माइक्रोस्पोर बन गए थे, 4 पॉलन ग्रेन बन गए थे साहब। अब उसमें हम बनाएंगे साहब गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे। गैमेट का फॉर्मेशन कराएगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोगैमेट इसलिए इसको हम बोल देते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट साहब। पॉलन ग्रेन जो कि माइक्रोस्पोर है साहब,
दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन की बात कीजिए तो दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं बच्चे, एक तो एंथर पे डेवलपमेंट होता है, दूसरा स्टिग्मा पे। इसे बोलते हैं इन सिटू डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं एक्स सिटू डेवलपमेंट, ऑफ साइट या फिर ऑन साइट डेवलपमेंट। तो पहले हम पॉलन ग्रेन का इन सिटू डेवलपमेंट यानी कि जहां पे बना है वहीं पे देख लेते हैं साहब। ये एक पॉलन ग्रेन थी साहब, इसके अंदर अनइक्वल माइटोसिस होती, दो तरह की सेल बनती, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। बड़ी सेल अनइक्वल इरेगुलर होती साहब, ठीक है नहीं, दैट इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरी होती जेनेटिव न्यूक्लियस। फिर से सुनना साहब, अनइक्वल तरह की अनइक्वल माइटोसिस होती साहब, अनइक्वल माइटोसिस होती। और एक, अभी मैं सिर्फ कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहा हूं, एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस को जेनेटिव न्यूक्लियस। फिर उसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, दिख रहा सा। तो ये वाली जो सेल बनेगी, छोटी वाली से जेनेटिव सेल बोला था, बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल कहलाती। अब जेनेटिव सेल अपना शेप चेंज कर लेती है, स्पिंडल शेप की हो जाती है। तो जेनेटिव सेल स्पिंडल शेप की होती, वेजिटेटिव न्यूक्लियस लार्ज होता है, इरेगुलर होता है साहब, ठीक है नहीं। फिर ये साहब देखो, अब ये जो पॉलन ग्रेन, अब ये उड़ के पहुंच जाएगी कहां पे साहब, स्टिग्मा पे। कहां पहुंच जाएगी, स्टिग्मा पे। कौन सा, ये पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में। अच्छा 60% एंजियोस्पर्म में इसी में पॉलन ग्रेन उड़ जाती है साहब, किसमें, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड हो जाती है टू सेल स्टेज में, और पहुंच जाती है साहब कहां पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वहां जाके जर्मिनेट कर जाएगी, वहां से शुगर से वाटर को ऑब्जॉर्व करेगी और जर्मिनेट कर जाएगी। जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा साहब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब जब बनती तो आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस चलता है, पीछे पीछे जेनेटिव सेल चलती है, पीछे पीछे क्या चलती है, जेनेटिव सेल। और यहां पे जाके ये डिवाइड कर जाती है, यहां क्या कर जाती है, माइटोसिस। चूंकि यहां टू सेल में आई थी तो यहां पे जेनेटिव सेल डिवाइड करेगी और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देगी। अगर आप देखोगे साहब बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म में, जहां पे पहले ही माइटोसिस हो चुकी है, पहले ही दो मेल गैमेट बन चुके हैं, तो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म में जब ये पहुंचेगी तो अब वहां माइटोसिस नहीं करेगी, वहां बल्कि डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे, दो मेल गैमेट पीछे पीछे पहुंच जाएंगे साहब। तुम्हारे पास पॉलन ग्रेन दो तरह की होगी, टू सेल और थ्री सेल। थ्री सेल को बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है नहीं, जबकि इससे बोलते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन, या फिर बोल सकते हो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसके लिए कितनी मियोसिस, कितने माइटोसिस बच्चे, एक मियोसिस और दो माइटोसिस। और इसको बनाने के लिए कितनी माइटोसिस, एक मियोसिस और एक माइटोसिस होती है, ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है नहीं। चलिए साहब, इस तरह से हमने बना लिए साहब पॉलन ग्रेन, टू सेल भी थ्री सेल भी। कोई अगर टू सेल है वो भी थ्री सेल बन जाएगी। टू सेल पॉलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म में रिलीज होती है, जबकि थ्री सेल पॉलन ग्रेन 40% एंजियोस्पर्म में रिलीज होती है। टू सेल के अंदर दो सेल कौन कौन सी होंगी, वेजिटेटिव सेल होगी और जेनेटिव सेल होगी। थ्री सेल के अंदर कौन होगा साहब, एक तो वेजिटेटिव सेल होगी साहब, दूसरा क्या होगा, दो मेल गैमेट होंगे। क्या होंगे, दो मेल गैमेट होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो यस सर नो। तो हमने बनवा लिए मेल गैमेट। अब फीमेल पे चलते हैं साहब, फीमेल पार्ट पे चलते हैं और उससे फीमेल गैमेट बनाते हैं। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं बच्चे, गाइनोसियम। अब इसकी यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। अब पिस्टिल या कार्पेल को देखोगे साहब तो ऊपर की तरफ स्टिग्मा होगा, लंबा सा एक स्टाक होगा पाइप जैसा, इसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। और नीचे की तरफ बल्ज पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है साहब। ओवरी के अंदर लगा होता है बच्चे ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या लगा होता है, ओव्यूल। जिससे लगा होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है नहीं। अब ये देखो ओवरी के अंदर की जो कैविटी से बोलते हैं ओवरिन कैविटी या लॉक्यूल। क्या बोलते हैं, लॉक्यूल, ठीक है साहब। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें पिस्टिल कार्पेल को बोला था मेगास्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। और ओव्यूल को बोलते हैं बच्चे मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। पिस्टिल कार्पेल कहलाता है मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल कहलाता है मेगास्पोरेंजियम। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएगा, ये भी ध्यान रखना साहब। इधर देखो, अब ये पूछा था पिस्टिल कार्पेल का नंबर एक होगा या एक से ज्यादा हो सकता है बच्चे, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी होगा। एक होगा तो बोल देना मोनोकार्पेलिक कंडीशन, एक से ज्यादा होगा तो बोल देना मल्टीकार्पेलिक कंडीशन या पॉलीकार्पेलिक कंडीशन। मोनोकार्पेलिक का एग्जांपल होता है जैसे मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया साहब, ठीक है नहीं। मल्टीकार्पेलिक, इधर देखो साहब, यही मैंने लिखा, मोनोकार्पेलिक एक होगा, ठीक है नहीं, पूरी की पूरी फवेसी फैमिली में आ जाती है साहब, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, जितने भी ये सब सिंपल फूड बनाते हैं वो अब बात की बात है साहब। मल्टीकार्पेलिक की बात की जाए तो इसमें साहब दो कंडीशन। मल्टीकार्पेलिक में जो कार्पल हैं वो फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। अगर सारे फ्यूज कर जाएंगे तो बोल देना सिनकार्पस कंडीशन, सारे फ्री रहेंगे तो बोल देना एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन तीन जगह देखने को मिलती है। आरएमएल याद रखना साहब, रामलाल बोल सकते हो इसको, ठीक है नहीं,
तो रोज, लोटस और माइचेलिया। इसको याद रखना सीपीएमटी से, चाइना रोज, पेपावर, मस्टर्ड और टोमेटो। चाइना रोज, पेपावर, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो सिनकार्पस का चाइना रोज, पेपावर, मस्टर्ड और टोमेटो। एपोकार्पस का रोज, माइचेलिया और लोटस। देखो एनसीईआरटी ने खुद फोटो बना के भी दे रखा है। सिनकार्पस कंडीशन कहां पे दिखा रखी? पेपावर। तो सारे याद रखना, चाइना रोज, पेपावर, मस्टर्ड और टोमेटो। साहब ये हबिस्कस दिख रहा साहब, हबिस्कस का मतलब चाइना रोज, ये भी किस कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिनकार्पस। ये देखो एपोकार्पस का दे रखा है माइचेलिया। सारे याद रखना, रोज, माइचेलिया और लोटस। रोज, माइचेलिया और लोटस साहब। अच्छा, पिस्टिला कार्पेल के अंदर या फिर बोलो ओवरी के अंदर ओव्यूल का नंबर भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ओव्यूल से आगे चल के सीड बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिनमें एक सीड होगा उनमें एक ओव्यूल, जिनमें एक से ज्यादा सीड होंगे उनमें एक से ज्यादा ओव्यूल। एक से ज्यादा सीड वाले बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आपने। तरबूज देखा होगा साहब, आपने पपाया देखा होगा, पपीता देखा होगा साहब, आपने सिट्रस फ्रूट देखे होंगे, अमरूद देखे होंगे। तो सारे एग्जाम्पल इसी में आ जाएंगे, जैसे पपाया, ऑर्किड, वाटरमेलन, गुआवा, सिट्रस। जिनमें एक सीड होता है जैसे कि मैंगो, कोकोनट, राइस, व्हीट, ये सब के अंदर ओव्यूल भी कितना होगा? एक होगा साहब। तो बड़ा सिंपल हो गया। कुछ कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही साहब? ठीक, अब ओव्यूल की बात कर लेते हैं। ओव्यूल जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम, या फिर अच्छे से बोल दो इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। बच्चे ओव्यूल में कुछ और नहीं होता साहब। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओव्यूल में कुछ ऐसा खास नहीं होता बच्चे। बीचों बीच में सेल्स भरी होती हैं, बीचों बीच में सेल्स भरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल ही सारा खेल है साहब ओव्यूल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस ही साहब। न्यूक्लियस को बाहर की तरफ प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है? कवरिंग होती है, जिसे कवरिंग एक नहीं दो होते हैं, जिसे बोलते हैं इंटेगमेंट। बाहरी वाले को बोलते हैं आउटर इंटेगमेंट, अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटेगमेंट। तो न्यूक्लियस सेल्स का गुच्छा होता है जिसके बाहर दो कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली को आउटर इंटेगमेंट, अंदर वाली को इनर इंटेगमेंट बोलते हैं साहब। अब ये जो इंटेगमेंट होगा कवरिंग साहब, अब इसके अंदर पॉलन ट्यूब आएगी, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। तो जहां जगह छोड़ी है तो इसे बोलते हैं पाइल। पाइल का मतलब होता है पोर, और छोटा सा होता है बोल देते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोल देते हैं? माइक्रोपाइल साहब। अब ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल एक डंडे पे लगा होता है, एक स्टार्ट पे लगा होता है, उसे बोलते हैं फ्यूनिकल, और जहां से जोड़ता है उसे बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन क्या होता है? हाइलम। ठीक है नहीं, क्योंकि स्टार्क है फ्यूनिकल, और कुछ भी नहीं साहब। और जिस जहां पे जगह छोड़ी, जो पोर छोड़ा, दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द माइक्रोपाइल। आगे चल के न्यूक्लियस की ही एक सेल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा और बन जाएगा एम्ब्रियोसैक। तो बीच में एम्ब्रियोसैक होता है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे साहब। बात समझ में? अब चूंकि इसको, इस एंड को माइक्रोपाइल एंड बोल देते हैं और इस एंड को बोल देते हैं चलाजल एंड। क्या बोल देते हैं? चलाजल एंड। जो ये मैंने ओव्यूल बनाया, ये सबसे पुराना ओव्यूल है, पहला ओव्यूल है, इसलिए इसे प्रिमिटिव ओव्यूल बोल सकते हो, स्टेट ओव्यूल बोल सकते हो साहब। ठीक है नहीं, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस या फिर एट्रोपस ओव्यूल बोल देते हैं। अब ध्यान सुनना, अब जैसे जैसे आगे ऑर्गेनिज्म बढ़े साहब, उन्होंने अपने ओव्यूल को मॉडिफाई किया। कुछ लोगों ने क्या किया? ओव्यूल को ऐसे कर्व कर दिया साहब, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया साहब 180 डिग्री पे। अब अगर इसी को तुम 180 डिग्री पे घुमा दोगे साहब, तो माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा साहब। माइक्रोपाइल क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा साहब। ये देखो, ये माइक्रोपाइल एंड चल अपोजिट आ जाएगा साहब। इधर देखो, ये देखो हमने घुमा दिया साहब। इस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। बाकी सब कुछ सेम। ये देखिए, नीचे की तरफ फ्यूनिकल होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे साहब? स्टार्क बोलेंगे। ये हाइलम, जहां से अटैचमेंट होगा, जंक्शन कहलाएगा। माइक्रोपाइल देखो नीचे आ गया साहब। बाकी सब कुछ वैसे, न्यूक्लियस, इंटेगमेंट, एम्ब्रियोसैक सब ये। अब चलाजा कहां चला गया? ऊपर। इस एंड को हम क्या बोल देंगे? चलाजा एंड। दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ओव्यूल यानी दो तरीके के होते हैं, बिल्कुल दो तरीके के होते हैं। एक ऑर्थोट्रोपस बताया और एक क्या बताया? एनाट्रोपस। इसे 0 डिग्री, स्टेट ओव्यूल, सिंपल ओव्यूल या प्रिमिटिव ओव्यूल बोल दो। ये 180 डिग्री है, इन्वर्टेड बोल दो, उल्टा कर दिया, टिपिकल ओव्यूल बोलते हो। जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलता है, ठीक है नहीं, और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई तरह के ओव्यूल होते हैं साहब। सर्सनोट्रोपस ओव्यूल होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है, वो सब इतना अपने सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। ये दो क्यों पढ़ा है? अब ध्यान सुनना। एनाट्रोपस तो तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनाट्रोपस तो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितने भी मैं रेफरेंस लूंगा वो किससे लूंगा? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से। जितने भी रेफरेंस लूंगा वो किससे लूंगा? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से लूंगा। जितने भी रेफरेंस आएंगे वो इसी से ओव्यूल से आएंगे साहब, ठीक है नहीं। अब देखो, अब ओव्यूल एक्चुअली में बना कैसे होगा? जैसे अंतर बना था वैसे ये बना था। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिफरेंशिएशन हुआ होगा साहब, उसमें से किनारे की एक सेल आर्किस्पोरल सेल बनी होगी। आर्किस्पोरल सेल ने बाहरी तरफ प्राइमरी पार्ट और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाई होगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने ही आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनाया होगा। क्या बनाया होगा? मेगास्पोर मदर सेल बनाया होगा। दिख रहा है मेगास्पोर मदर सेल? अब कई बार पूछा था मेगास्पोर मदर सेल किधर बनेगा बच्चे? माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनेगा। अब ये मेगास्पोर मदर सेल को मैंने जूम करके दिखा रहा हूं साहब, सिर्फ मेगास्पोर मदर सेल को। अब इसके अंदर मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस 1 होगी तो 2 सेल बनेंगे, जैसे बोल दो डायड।
फिर मियोसिस 2 होगी तो बनेगी 4 सेल, बोलो टेट्राड सा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, लीनियर टेट्राड बनता सा। अब इन 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं ऊपर वाले, एक बच जाता है। पूछा जाता है एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर किधर रह जाएगा बच्चे? चलाजल एंड की तरफ। किधर? चलाजल एंड की तरफ। आर्थोट्रोपस से इमेजिन करना, नीचे की तरफ कौन सा था? चलाजा, ऊपर क्या था? माइक्रोपाइल। आर्थोट्रोपस नॉट एनाट्रोपस से, ठीक है नहीं, रेफरेंस सारे उसी से लिए जाते हैं। अब एक बचा सा, एक ही बचा मेगास्पोर, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से हम एम्ब्रियो सैक बनाएंगे जो कि एक तरह का गैमेटोफाइट, ठीक है नहीं। मेल गैमेटोफाइट कौन था? पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है? दैट द एम्ब्रियो सैक। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो आगे चल के गैमेट बनाते हो। गैमेटोफाइट खुद किससे बनते हैं? स्पोर से बनते हैं। इधर देखो सर, ये मेगास्पोर, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब इसमें क्या होगा बच्चे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और 1 से 2 न्यूक्लियस, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर 4, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर 8। तो इस तरह से 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद इस तरह से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। इधर देखो सर, जब इसमें से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता तो 4 न्यूक्लियस इस किनारे थे, 4 न्यूक्लियस इस किनारे थे, दोनों किनारों पे 4-4 न्यूक्लियस थे। इन 4-4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता, दोनों पोल से। तो बीच में जो 2 पोल आ जाते हैं इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है बच्चे? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और 3 इधर देखो, 3 इधर सेल वॉल का फॉर्मेशन, 3 इधर सेल पे सेल वॉल का फॉर्मेशन। इन 3 सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। इन तीनों को मिला के बोला जाता है एगोप्रेटस। इसमें जो बड़ा सा ये इसे बोलते हैं एक्सेल, और ये छोटे 2 ने बुलाता है सिनर्जिड्स। क्या बुलाता है? सिनर्जिड। और किनारे 3 को बुलाता है एंटीपोडल सेल। और ये जो बड़ी सी सेल दिख रही है इसे बुलाता है सेंट्रल सेल। कुछ लोगों को लगता है सब कुछ सेंट्रल सेल में समाहित है, ऐसा नहीं है बच्चे, सब कुछ सेंट्रल सेल में समाहित नहीं है बच्चे। इस तरह से है ये कुछ इस तरह से, ठीक, दिस इज द सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखोगे सेल कितनी बच्चे, इसके अंदर सेल कितनी है? 7। एक तो सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल और 3 एगोप्रेटर्स, तो सेल कितनी? 7। न्यूक्लियस कितने बच्चे? 8। तो दिस इज द 8 न्यूक्लियेटेड और 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लियेटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। दिस इज द माइक्रोपाइल एंड एंड दिस इज द चलाजल एंड। चलाजल एंड की तरफ क्या मिलती है? एंटीपोडल। तो इसको एबीसी से याद रखना, ए से एंटीपोडल, बी से बेसल और सी से चलाजल एंड। बोलो हाँ या ना। अब इसमें से जो एक्सेल, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। एक बात और याद रखना, इन सिनर्जिड के पास ये देखो कुछ स्पेशल वॉल थिकनिंग होती है। वॉल थिकनिंग समझते हो? सेकेंडरी वॉल जो होती है उसमें डिपोजिशन हो जाता है, उस डिपोजिशन को बोलते हैं थिकनिंग, ठीक है नहीं। तो उसमें डिपोजिशन हो जाता है। तो इनकी सिनर्जिड की सेल वॉल में कुछ डिपोजिशन देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। कोई पूछे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का काम क्या होगा बच्चे? पॉलन ट्यूब को बुलाती, बोलती है एक्सेल मेरे पास है इधर आओ, एक्सेल मेरे पास है इधर आओ, एक्सेल मेरे पास है इधर आओ। तो ये बुलाती, कौन बुलाती बच्चे? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, ठीक है साहब। तो ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, ये गैमेटोफाइट है तो फ्री लिविंग नहीं होगा साहब, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? स्पोरोफाइट पे। चाहे गैमेटोफाइट कोई सा भी एंजियोस्पर्म के अंदर, वो सब स्पोरोफाइट पे डिपेंड करते हैं। देखो बच्चे एनसीईआरटी में यही सारे फोटो बने हुए हैं, देख सकते हो। चलिए साहब, अब यहां पे एक्सेल बन चुका साहब, एक्सेल बन चुका, नहीं फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन चुका। अब इन दोनों को मिलवाना है। मिलवाने की घटना कहलाएगी पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज नथिंग दैट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बच्चे हमेशा मेल जाता है फीमेल के पास, यानी मेल गैमेट चल के जाएगा फीमेल गैमेट के पास, ठीक है नहीं। इधर देखो, दिस इज द पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के हिसाब से, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन ग्रेन कहां से आ रही, इसके आधार पे पॉलिनेशन 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है पॉलिनेशन? 3 तरीके का। एक कहलाता है ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और दूसरा जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। अगर सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है तो उसे बोलते हैं ऑटोगैमी। इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, फ्लावर ने खुद को ही पॉलिनेट कर लिया साहब। अगर सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट, तो इस कंडीशन को बोला जाता है दैट द जिटोनोगैमी। और अगर डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, तो दिस इज द जीनोगैमी, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। तो सर ये क्या कहलाता है? बेटा एक क्रॉस भी है, सेल्फ भी। कैसे सेल्फ? अगर जेनेटिक्स की दृष्टि से देखोगे तो इनके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, एक ही प्लांट का डीएनए सा, इसको बोल दो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बोल दो क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन्हीं को मैंने अलग नाम दे रखा बच्चे। ये सेल्फ पॉलिनेशन चाहे इकोलॉजिकली देखो यानी फंक्शनली देखो, फंक्शनली का मतलब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप जेनेटिकली देखो, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन और ये पूरी तरीके से क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इसके साथ गड़बड़, इकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी तो बोल दो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिक्स की दृष्टि से देखोगे तो ये कैसा है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है साहब। एक चीज और देखो, ये बार बार आएगी साहब। कई बार लोग समझते हैं कि मोनोसिस का मतलब होता है, मोनोसिस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, डाइसेक्सुअल का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल।
अब मैंने ऊपर की तरफ देखो, मैंने कई सारे प्लांट और फ्लावर बना रखे हैं साहब। इस प्लांट को देखो, इसके पास सिर्फ मेल फ्लावर, सारे फ्लावर कैसे हैं, मेल फ्लावर। इस प्लांट को देखो, इसके पास सिर्फ फीमेल फ्लावर। इस प्लांट को देखो बच्चे, इसके पास कुछ मेल फ्लावर हैं, कुछ फीमेल फ्लावर है। इसमें वो ध्यान से देखो, इसके पास सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल, हर फूल मेल है फीमेल, हर फूल मेल और फीमेल दोनों ऐसा, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये यहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बट यहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इस प्लांट में देखोगे तो सिर्फ मेल है, तो इसको बोला जाता है डायोसिस प्लांट। इसमें सिर्फ फीमेल है तो डायोसिस प्लांट। इसमें मेल भी है फीमेल भी, इसलिए बोल दो मोनोसिस प्लांट। इसमें मेल भी है फीमेल भी, इसलिए बोल दो मोनोसिस प्लांट। तो इसको याद करने का तरीका समझो, अगर फर्टाइजेशन के लिए एक प्लांट चाहिए तो मोनोसिस, दो प्लांट चाहिए तो डायोसिस, ठीक है साहब। अब डायोसिस प्लांट के पास हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, लेकिन मोनोसिस प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं। अब डायोसिस प्लांट के एग्जाम्पल यहां पर मैंने ज्यादा करने के लिए दे रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और दोनों एनसीईआरटी के मिला के लिख दिए साहब। मैंने एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म के तो लिखे हैं, मैंने इसके अलावा ब्रायो, टाइडो, जिम्नो जो मिले सब लिख डाले मैंने साहब। इधर देखो, डायोसिस के एग्जाम्पल याद रखना, साइकस, डेट पाम, पपाया और मार्केंशिया। साइकस, डेट पाम, पपाया और मार्केंशिया। मोनोसिस के एग्जाम्पल याद रखना, कुकुरबिटा, कैस्टर, कारा, कोकोनट, पाइनस, मेज और मैंगो, ठीक। इसमें देख सकते हो साहब, ब्रायो भी है, टाइडो भी है और कई तरह के मेंबर्स मैंने ले रखे हैं साहब। पॉलिनेटिंग एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट की बात की जाए तो दो तरह के एजेंट हम यूज करते हैं, कुछ एबायोटिक और कुछ बायोटिक। सर एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग, या तो लिविंग होंगे या लिविंग नहीं होंगे। नॉन लिविंग जो होंगे वो एबायोटिक। एबायोटिक में दो ऑप्शन है साहब, हवा और पानी, यानी विंड और वाटर। वाटर से होगा तो बोल देना हाइड्रोफिली, विंड से होगा तो बोल देना एनिमोफिली साहब। इसी तरह बायोटिक एजेंट में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं साहब, जिन्हें बोला था जूफिली। एनिमल में बहुत सारे ऑप्शन, इंसेक्ट से कराओगे तो एंटेमोफिली, बर्ड से कराओगे ऑर्निथोफिली, और भी कई सारे ऑप्शन इस सब सिलेबस में नहीं है। अब ध्यान रखना, एबायोटिक है जिसमें लिविंग की जरूरत नहीं, लिविंग नहीं चाहिए तो साहब हवा हो गया, पानी हो गया। बच्चे कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो मूवमेंट करती, नॉन लिविंग थिंग जो मूवमेंट कर रही है, हवा पानी यही तो मूवमेंट कर रहे हैं साहब। मूवमेंट करेंगे तभी तो पॉलिनेशन जाएगा साहब। तो जो भगवान के दिए वो कौन से एबायोटिक, जो हम एनिमल जो लालची लोगों द्वारा हैं वो दैट इज द बायोटिक। अभी भगवान के फ्री की सर्विस है साहब, फ्री की सर्विस है साहब। हवा चल रही है, उसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना साहब। पानी बह रहा है तो बह रहा है साहब किसी प्लांट को, इसीलिए ये फ्री की सर्विस है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है साहब, इसमें पॉलिनेशन बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है, इसलिए पॉलिनेशन का नंबर बहुत ज्यादा रखना पड़ता है साहब। क्योंकि कोई लालच नहीं, इस वजह से उनको पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी अपने अंदर पॉलिनेशन जो फ्लावर है उसको पॉलिनेशन को पहुंचाने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए कोई भी मॉडिफिकेशन भी अपने अंदर वो नहीं करता। इधर देखो साहब, ऐसा कुछ कंडीशन है। एक एक करके बात करते हैं। एनमोफिलस यानी कि विंड पॉलिनेशन। अब विंड पॉलिनेशन वाला जो फ्लावर होता है, अब विंड पॉलिनेटर, तो विंड को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, नहीं रंग बिरंगा नहीं होना पड़ेगा। तो ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे साहब। अब कोई सुगंध भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुगंध से कौन अट्रैक्ट होता है, एनिमल। हवा तो अट्रैक्ट होगी नहीं, तो इसलिए अडरलेस होते हैं साहब। इनके पास चूंकि नेक्टर भी नहीं होता, क्योंकि नेक्टर उनके लिए रखा जाता है जैसे एनिमल्स होते हैं साहब। एनिमल्स के लिए नेक्टर रखा जाता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है साहब। तो ये नेक्टरलेस होंगे, तो ये कलरलेस होंगे, अडरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे साहब। और छोटे फ्लावर होंगे। छोटे क्यों होंगे, क्योंकि उड़ना है साहब। अब पॉलिनेशन की जो होंगी वो कैसे होंगी बच्चे, ड्राई होंगी यानी कि नॉन स्टिकी होंगी और ह्यूज क्वांटिटी में निकलेंगी, स्मॉल होंगी, लाइट वेट होंगी साहब। क्यों होंगी, क्योंकि बच्चे हवा में उड़ना है साहब। क्या उड़ना है, हवा में उड़ना है। अब ध्यान सुनना, अब मान लो एक फूल है साहब, ठीक है नहीं, एक फूल है साहब, ठीक है नहीं। अब हवा चली, वो साहब उड़ ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि फूल बहुत बड़ा है, इसलिए फूल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए साहब। अब मान लो हवा चली साहब, एंथर जो है वो छोटे छोटे साहब, हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे, तो पॉलिनेशन रिलीज नहीं होगी, इसलिए एंथर को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, वेल एक्सपोज होना चाहिए। इसलिए इनके एंथर जो होते हैं, या फिर बोल दो स्टेमन, वो कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज होते हैं साहब। मान लो पॉलिनेशन उड़ गई, लेकिन जो स्टिग्मा था वहां तक पहुंच नहीं पाई साहब। इसीलिए स्टिग्मा को क्या होना पड़ता है, फीदरी, बड़ा होना पड़ता है साहब, फीदरी होना पड़ेगा साहब, ठीक है नहीं, हेरी होना पड़ेगा, लार्ज होना पड़ेगा, स्टिकी इसलिए क्योंकि पॉलिनेशन आगे चिपकेगी साहब इसी के ऊपर, इस वजह से स्टिकी होना पड़ेगा। दिस इज द एनमोफिलस फ्लावर, ठीक है नहीं। और इनकी ओवरी के पास जनरली क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। क्या होता है, सिंगल ओव्यूल। पूछा जाए एनमोफिलस फ्लावर कहां देखने को मिलेगा बच्चे, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म विंड पॉलिनेशन शो करते हैं। पाइनस तो एग्जाम्पल याद ही रखना, पाइनस की पॉलिनेशन विंग पॉलिन होती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है नहीं। और जब प्रोड्यूस होती हैं तो येलो कलर का पूरा क्लाउड बना देते हैं, जिसे बोल देते हैं सल्फर शावर। क्या बोलते हैं, सल्फर शावर। एनसीईआरटी करी कि आपने कॉर्न कॉब देखा होगा, ठीक है नहीं, कॉर्न कॉब, ठीक है नहीं। भुट्टे का कॉब देखा होगा, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज देखा होगा साहब।
उसके अंदर इस तरह से हेयर्स नजर आते हैं जिसे बोल देते हैं टेसल्स। टेसल्स इज नथिंग, दीज आर द स्टिग्मा प्लस स्टाइल, दीज आर द स्टिग्मा प्लस स्टाइल। पूछा जाए विंड पॉलिनेशन कहां कहां देखने को मिलेगा साहब, मेनली मोनोकॉइट, क्वाइट कॉमन इन विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जिम्नोस्पर्म में भी सब में यही होता है साहब। इसके अलावा मैंने ग्रासेस के एग्जांपल लिखे, बैम्बू पूछ ले, सुगर केन, मेज, सॉरगम, डेट पम, कोकोनट, इन सब के अंदर तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, विंड पॉलिनेशन, क्या देखने को मिलेगा, विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं साहब हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली की बात की जाए तो वाटर पॉलिनेशन। अच्छा, वाटर को भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए इनका फ्लावर भी कैसा होगा, कलरलेस, अडरलेस, नेक्टरलेस, ना नेक्टर चाहिए ना कलर चाहिए ना ऑर्डर चाहिए। फूल भी कैसे होंगे, स्मॉल। और पॉलन ग्रेन जो कैसी होगी, वो कैसी होगी, लाइट वेट होगी साहब, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी क्योंकि पानी उसको खराब बहुत ज्यादा कर देगा साहब। और कवर होती म्यूसलेज द्वारा, म्यूसलेज द्वारा कवर होती। म्यूसलेज से क्यों कवर होती है साहब, प्रोटेक्शन देने के लिए साहब, ठीक है ना, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन देने के लिए म्यूसलेज से कवरिंग देखने को मिलती है इसके अंदर। वाटर पॉलिनेशन की बात की जाए तो बहुत रेयर टाइप का होता है, देखने को मिलता है कुछ मोनोकॉट, वो भी लगभग 30 जन्ना के पास, और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। एनसीईआरटी एक पॉइंट वहां पे लिखे कि देखो पानी पे एल्गी को देखोगे, ब्रायो को देखोगे, टैडो को देखोगे, तो उसमें तो भैया मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए पॉलिन का ही यूज किया जाता है, रेगुलर मोड है साहब पानी यूज करने का साहब। जबकि वहां पानी बहुत यूज हुआ था, यहां पे कम हो गया साहब, वहां पे पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका क्या होता है, लिमिटेड होता है साहब। अब विंड वाटर पॉलिनेटर का एग्जांपल कौन है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट। सबमर्ज हाइड्रोफाइट में ये एग्जांपल जो याद रखना, वेलिशनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टा यानी सी ग्रासेस। तो वेलिशनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टा और सी ग्रासेस, इनमें ईपी हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, इनमें हाइपो हाइड्रोफिली देखने को मिलती है साहब, ठीक है नहीं। अब ये दोनों एग्जाम्पल फ्रेश वाटर का और ये एग्जाम्पल किसका है, मरीन वाटर का एग्जाम्पल होता है साहब, ठीक है नहीं। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, ठीक है नहीं, वाटर लिली, ठीक है नहीं, जैसे कि निम्फिया, लोटस, निलंबो, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, ये सब हाइड्रोफाइट है, बट फिर भी पॉलिनेट होते हैं किससे, विंड और वाटर से। तो मैंने ये लिखा है साहब, सारे एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली देखने को नहीं मिलती, कुछ ही हाइड्रोफाइट्स हैं जिनके अंदर वो देखने को मिलती है हाइड्रोफिली। अब जूफिली की बात की जाए, यानी एनिमल पॉलिनेशन द्वारा होता है साहब। जूफिली जनरली इनके फ्लावर लार्ज और अट्रैक्टिव होते हैं, ये सब कर सकते हैं, बी बर्ड, बटरफ्लाई, बैट, बर्ड, इन सब द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं सिर्फ आपके दिमाग में रहे कि इंसेक्ट ही कर सकते हैं, बच्चे सब के सब कर सकते हैं, देख सकते हैं आप एक से एक ऑर्गेनिज्म में साहब, ठीक है नहीं। मेनली पॉलिनेशन किससे होता है बच्चे, इंसेक्ट द्वारा, हनी बी द्वारा, ठीक है नहीं। अब एंटोमिनस फ्लावर या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं साहब। इनमें क्या क्या चेंज होंगे, ये बच्चे कलरफुल होंगे, इनसे स्मेल आएगी साहब, अडर होगी, खुशबू निकलेगी साहब, आपने देखा होगा स्मेल अच्छी करते हैं साहब। अब इनसे नेक्टर मिलेगा साहब इनसे। दूसरा, ये लार्ज कलर क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आके इंसेक्ट को बैठना है, क्या बैठना है साहब, इंसेक्ट को आके बैठना है। अब पॉलन ग्रेन भी स्टिकी होनी चाहिए, क्योंकि जब एनिमल उसको पॉलन ग्रेन को लेके जाएगा तो उसका स्टिकी भी तो होना पड़ेगा साहब। तो पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए, यानी म्यूसिलेजिनस लेयर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर पॉलन किट सब्सटेंस होता है साहब, येलो कलर का, जिसकी वजह से स्टिकी हो जाते हैं साहब। मैक्सिमम इंसेक्ट पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, हनी बी द्वारा, इसीलिए येलो कलर इसका फेवरेट होता है। सनफ्लावर फ्लावरी हो गया, मस्टर्ड फैमिली हो गया, इन सब में इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है बच्चे। ये सब इंसेक्ट पॉलिनेशन शो करती है, इसको कलेक्ट कैप से याद रखना, कोरिएंडर, अनियन, लोबिया, लेमन, यूकेलिप्टस, कॉटन, टोबैको, कोकम्बर, एप्पल, पियर, इन सब में क्या देखने को मिलता है बच्चे, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ध्यान रखना, ठीक है साहब। पूछा जाए स्पेशल अडॉप्टेशन, कुछ स्पेशल अडॉप्टेशन भी होती है इंसेक्ट पॉलिनेशन द्वारा, जैसे युक्का प्लांट, सिर्फ और सिर्फ फीमेल वास्प द्वारा, सिर्फ फीमेल वास्प याद रखो बच्चे, बाकी नहीं बच्चे, ये मॉथ नहीं है, मॉथ है बच्चे, वास्प नहीं। युक्का प्लांट जो होता है वो मॉथ से पॉलिनेट होता है बच्चे, किससे, मॉथ से। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि युक्का प्लांट उसको अंडे देने की जगह भी देता है, एग लाइन साइट भी प्रोवाइड करता है साहब। तो यानी कि अब देखो, अब अगर फ्लोरल रिवार्ड की बात की जाए तो प्लांट जो होता है, जो इंसेक्ट होता है, वो कंटिन्यूअस विजिट करता रहे, इसलिए उसको फ्लोरल रिवार्ड देता है। फ्लोरल रिवार्ड में क्या देगा बच्चे, उसको नेक्टर देगा, पॉलन ग्रेन देगा, और कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिज्म है जो एग लाइंग साइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे युक्का हो गया, एमार्फोफिलस फ्लावर हो गया, एमार्फोफिलस लार्जेस्ट फ्लावर होता है, 6 फीट हाइट होती है सब, ये एग लाइंग साइट भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो नेक्टर और पॉलन तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते, उन्हें बोला जाता है नेक्टर और पॉलन रॉबर्स कहलाते हैं साहब। क्या कहलाते हैं, नेक्टर्स या पॉलन रॉबर्स कहलाते हैं साहब, ठीक है नहीं। एक और याद रखना, जो फिग स्पीसीज होती है, फाइकस स्पीसीज होती है, वो पॉलिनेट होती है बच्चे किसके द्वारा, वास्प द्वारा, ठीक है ना। फिग किससे पॉलिनेट होता है बच्चे, वास्प द्वारा। इसको ट्रैप डोर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, कैसे,
फिग ट्री जो होता है, फिग ट्री के अंदर अपने अंडों दे देता है वास्प, वास्प इसी के अंदर अंडे दे देती है अपने साथ, इसके अंडे यहीं पे बड़े होते हैं साहब, इसलिए बोलते हैं दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं साहब। ये है बच्चे वास्प, दिख रही है। चलिए साहब, अब आ जाते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस पे, कंट्रावेंसेस फॉर इनब्रीडिंग डिवाइसेस। जो इनब्रीडिंग को बढ़ाएगा उसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट जाने ना जाने में इनब्रीडिंग डिवाइसेस को भी प्रमोट कर बैठता है। जैसे कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल, जिसे मोनोक्लोनी बोलते हैं, पी के अंदर, वो इनब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रमोट कर रहा है। जैसे होमोगेमी, अगर सिंक्रोनाइजेशन एक साथ हो जाए, यानी एंथर का डेवलपमेंट और स्टिग्मा एक साथ रिसेप्टिव हो जाए, एंथर भी मैच्योर होगा और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होगा, जैसा कि पी के अंदर होता है, तो दिस इज द इनब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, कभी ओपन ही नहीं होते हैं। अरे कभी ओपन ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जाम्पल है इनब्रीडिंग डिवाइसेस का। ये देखो बना रखे साहब, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहां देखने को मिलेंगे? कॉमलाइना में, ऑक्जालिस में, वाइला के अंदर, ठीक है नहीं। वाइला को बोलते हैं बच्चे कॉमन पेंसी, ठीक है नहीं। कॉमलाइना, ऑक्जालिस और वाइला, वाइला इज नोन एज कॉमन पेंसी। ठीक, अब इसके पास दो तरह के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस, दूसरा क्लिस्टोगैमस, ठीक है नहीं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी भी हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, एस्योर्ड सीड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। चेस्मोगैमस फ्लावर वो जो नॉर्मल ओपन होते हैं, जो नॉर्मल एक्सपोज होते हैं, जो भी खिलते हैं नॉर्मली फूल, वो चेस्मोगैमस से होते हैं। जो अंडरग्राउंड होते हैं वो क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। अच्छा, कुछ में बड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, मतलब बड कंडीशन में पॉलिनेशन होता है, जैसे कि वीट होगा, जैसे कि राइस होगा, इनमें बड पॉलिनेशन कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है नहीं। इंशार्ट में देखो ये फोटो भी बना हुआ है साहब, दिख रहा है। चलिए सर, हम बात करते हैं इनब्रीडिंग, मतलब सॉरी आउटब्रीडिंग की। कॉन्ट्रावेंसेस का मतलब होता है युक्तियां, उपाय, ठीक है नहीं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की कॉन्ट्रावेंसेस की बात कर लेते हैं सर, इनको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोला जाता है। जैसे पहला है डाइक्लिनिंग, ठीक है। डाइक्लिनिंग मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, डाइक्लिनिंग यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। देखो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फ्लावर जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, बट वो करना क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लगातार उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वो प्रमोट करते हैं आउटब्रीडिंग को, इसीलिए डेवलप करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहली डाइक्लिनिंग यानी यूनिसेक्सुअलिटी। एग्जांपल कौन हो जाएगा? जैसे पपाया और डेट पाम। डेट पाम और पपाया में फ्लावर कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे साहब तो ये ऑटोगैमी को तो रोक सकता, बट जिटोनोगैमी और जिनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकता, लेकिन जिटोनोगैमी और जिनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता साहब, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनो, दूसरा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब ये होता है बच्चे, दोनों के जो मैच्योर होने का टाइम है वो अलग कर दो साहब, यानी कि डिफरेंट टाइम ऑफ एंथर मैच्योर एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। कभी एंथर पहले मैच्योर होगा, कभी स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगा। जैसे मान लो एंथर पहले मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा भी रिसेप्टिव नहीं हुई, तो दिस कंडीशन इज प्रोटेंड्री। और अगर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, एंथर मैच्योर नहीं हुआ, तो सीधा प्रोटोगायनी। जैसे प्रोटोगायनी देखने को मिलती है फाइकस स्पीसीज में, जैसे प्रोटेंडी देखने को मिलती है सनफ्लावर के अंदर साहब। ऐसे चेस्मोग्लामस से एंथसिस कहलाते सब। नॉर्मली एक्सपोज फ्लावर जो भी आपने देखा था, दिस इज द चेस्मोगैमी कंडीशन, दिस इज द चेस्मोगैमी कंडीशन, ठीक। हेटेरोस्टाइली, डिफरेंट पोजीशन कर दो साहब। डिफरेंट पोजीशन का मतलब साहब क्या हो गया कि देखो स्टिग्मा छोटे हैं लेकिन स्टाइल बड़ी होगी साहब, स्टिग्मा छोटे स्टाइल बड़ी होगी साहब, ठीक है नहीं, पोजीशन डिफरेंट होगी साहब। इधर देखो साहब, स्टिग्मा, ये देखो स्टिग्मा छोटा स्टाइल बड़ा हो गया, तो आप इनकी पोजीशन डिफरेंट कर दो, दिस इज द हेटेरोस्टाइली कंडीशन। ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रिवेंट करेगा साहब। तीसरा साहब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि प्लांट ने कसम खा रखी खुद की पॉलिनेशन को खुद पे जर्मिनेट नहीं होने, दिस इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होती है साहब, ठीक है। तो दीज आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दीज आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, एक बार जरूर देख लेना साहब, ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं सीधे फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। सबसे पहले पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगी साहब, पॉलन ग्रेन इसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएगी। जैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगी साहब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ कौन चलेगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे की तरफ दो मेल गैमेट आएंगे, सब कुछ इस तरह से जर्मिनेशन हो जाएगा साहब। फिर देखो पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेशन होती है साहब, एक पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब भी और बहुत सारी पॉलन ट्यूब भी बन सकती है। सुटेबल टेम्परेचर क्या होता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छे मिनरल कौन से चाहिए होंगे साहब, तो कैल्शियम और बोरान, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं साहब, ठीक है नहीं। एनसीईआरटी ने वहां पे एक्सपेरिमेंट भी दे रखा कि अगर आप विनका हो गया, बी हो गया, पी हो गया, चिक पी हो गया, बाल्सम हो गया, क्रोटोलेरिया हो गया साहब, इन सबको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्लाइड के ऊपर भी जर्मिनेट कर सकते हो। आप एक स्लाइड ले लो ग्लास के साथ, उसके ऊपर 10% शुगर सोल्यूशन डाल लो, 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दो, लोअर पावर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको आसानी से इसके अंदर जर्मिनेट होते हुए दिख जाएगा साहब।
अब पॉलन ट्यूब जो होगा वो एंटर कर जाएगा ओव्यूल के अंदर, दिख रहा साहब, ओव्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा साहब। एंटर करने के कई सारे रास्ते हैं, वो सब नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है नहीं। एक कंडीशन दे रखी है बच्चे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है बच्चे, पॉलन ट्यूब के पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से लेके ओव्यूल में एंट्री तक की जितने भी इवेंट्स उनको बुलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एनसीईआरटी करेगी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक इंपॉर्टेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है साहब, ऐसे नहीं हो जाता साहब। इन दोनों के बीच में डायलॉग होता है, स्टाइल के बीच में यानी स्टिग्मा के बीच में और पॉलन ग्रेन के बीच में डायलॉग बाजी होती है, उसके बाद पॉलन ग्रेन इसके ऊपर जर्मिनेट करती है साहब, ठीक है नहीं। तो दिस इज द डायनेमिक प्रोसेस, केमिकल मेडिटेटिव प्रोसेस बिटवीन पॉलन एंड पिस्टन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ पॉलन साहब। अब क्या होगा साहब, जैसे मैंगो की पॉलन है साहब, वीट के कार्पेल या पिस्टल के ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगी साहब, वीट के ऊपर ही ग्रो कर पाएगी साहब। तो राइट पॉलन होगी तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कॉम्पेटेबल पॉलन को, लेकिन अगर इनकॉम्पेटेबल पॉलन है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया। दिस इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब ओव्यूल में एंट्री होने के बाद एम्ब्रियोसैक में एंट्री होगी साहब। एम्ब्रियोसैक में एंट्री के लिए साहब फिलीफॉर्म पेटस होता है, स्पेशल थिकनिंग होती है आउटग्रोथ में, वो बुलाता है कि भैया आओ आओ एंटर करो भैया, किसके अंदर साहब, आप किसके अंदर एंटर करो साहब, इसके अंदर, एगोप्रोटस के अंदर। अब एगोप्रोटस में जैसे एंट्री करता साहब, इसकी टिप बस्ट कर जाती है। टिप बस्ट क्यों कर जाती है बच्चे, स्वेलो करती है, वहां से मेटल को एब्जॉर्व करती है, अंदर का टारगेट प्रेशर बढ़ जाता है और टिप कर जाती है बस्ट। टिप के बस्ट होते ही दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमेट इसकी तरफ भागेगा पूर्व न्यूक्लियस की तरफ, एक मेल गैमेट भागता है एक्सेल की तरफ। जैसे ये मेल गैमेट इधर की तरफ भागता है, दोनों पूर्व न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एक मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज कर जाता है। अब एक मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज कर जाएगा, बना देगा जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा, बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये सारी बातें मैंने यहां पे लिख दी साहब, ठीक। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज कर दिया यानी फीमेल गैमेट से बना दिया जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी डेफिनेट न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया, बना दिया उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है नहीं। जहां कहां पे बना, इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, ठीक। अब दो तरह के फ्यूजन हुए इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दो तरह के फ्यूजन हुए इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं बच्चे ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी या जेनेटिव फर्टिलाइजेशन बोल दो। इसको बोल दो बच्चे ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है नहीं। अब ये यूनिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें ध्यान से देखोगे तो 5 न्यूक्लियस, 3 गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। कितने, 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट इस इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं साहब, ठीक है नहीं। अब एनसीईआरटी कह रही कि आप इसको घर पे खुद से भी कर सकते हो, दिस इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। कई बार हमें हाइब्रिड प्लांट बनाने होते हैं साहब, हम अपनी रिक्वायर्ड का पॉलन गेन उसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कराना चाहते हैं साहब। दिस इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, दिस इज ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। हमको अच्छी अच्छी क्रॉप बनवानी होती है, अच्छी क्रॉप बनाने के लिए इसे बोला जाता है दिस इज द क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक। तो एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होता है साहब। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं साहब, इमेस्कुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है नहीं, अब इसमें से एक मेल, इधर देखो, मान लीजिए फ्लावर है साहब और इसके ऊपर हम पॉलन ग्रेन जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन इसका अपना पॉलन ग्रेन ना जनरेट कर जाए, तो अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल तो इसमें से मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। मेल पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन। तो पूछा था इमेस्कुलेशन किसका करेंगे, मेल का। किस पेरेंट में करेंगे, मेल पेरेंट में या फीमेल पेरेंट, बच्चे फीमेल पेरेंट में, क्योंकि अगर उसके स्टिग्मा के ऊपर उसी की पॉलन ग्रेन ना जर्मिनेट कर जाए, इसलिए करते हैं साहब। कब करते हैं बच्चे, बड कंडीशन में करते हैं, ठीक है नहीं। तो एंथर को रिमूव करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में ड्यूरिंग बड कंडीशन फीमेल पेरेंट। इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल तो इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती साहब। फिर हम उसकी क्या करते हैं बच्चे, टैग्स लगा देते हैं इवेंट्स याद रखने के लिए, और उसके बाद बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग किस लिए कर देते हैं कि कंटामिनेशन ना हो जाए अनवांटेड पॉलन से। तो इस तरह से इमेज, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं साहब। बैगिंग करने के बाद उसकी वापस से रीबैगिंग कर देते हैं। जब पॉलन ग्रेन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन हम छिड़क देते हैं तो वापस से रीबैगिंग कर देते हैं। तो होता है इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग और रीबैगिंग। इस तरह से हमें डिजायर्ड हाइब्रिड बन जाता है। डिजायर्ड हाइब्रिड हमें देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा साहब। चलिए साहब, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। किसकी बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे तो 2 इवेंट मेनली होते हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कराएंगे और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराएंगे साहब। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले कराएंगे क्योंकि एम्ब्रियो को खाना चाहिए, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में कराएंगे साहब। सारी घटनाएं इसी के अंदर हुई होंगी, इसी के अंदर जाइगोट बना होगा, इसी के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना होगा साहब। अब ध्यान सुनिएगा साहब,
अब इसके अंदर पेन बन चुका और जाइगोट बन चुका साहब। अब क्या होता है कि अब इसके अंदर कई तरह से डिवीजन हो सकता है इसके अंदर सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो। अगर सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो सारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाएगा, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस नजर आएंगे। और अगर अंदर इसके अंदर सिर्फ माइटोसिस, देखो माइटोसिस माइटोसिस, तो इसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, सारी सेल्स बन जाएंगे साहब। कई बार इंटरमीडिएट बन जाता है, जिसे हेलोबिल एंडोस्पर्म बोलते हैं। कुछ सेल भी नजर आती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं, जैसे हेलोबिल एंडोस्पर्म। तो अगर सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सिर्फ सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म, और बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन दिखेगी तो हेलोबिल एंडोस्पर्म, ठीक है नहीं। और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और एंडोस्पर्म के पास स्टोर्ड फूड होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे स्टार्ची एंडोस्पर्म कहाँ देखने को मिलता है, राइस में, व्हीट में, ठीक है नहीं, मेज के अंदर। ऑयली एंडोस्पर्म कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया साहब। आपने कोकोनट में देखा होगा साहब, बाहर की तरफ व्हाइट पोर्शन होता है जिसे व्हाइट कर्नल बोल देता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। बीच में पानी वाला पोर्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं साहब, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करते हैं। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं साहब। अब ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब ध्यान से देखिएगा साहब, ये बन चुका साहब क्या, ये देखो जहां पे बन चुका बच्चे जाइगोट, जाइगोट को मैं बाहर निकाल के दिख रहा हूं साहब। इसके अंदर सबसे पहले अनइक्वल डिवीजन होता है और एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है, ऊपर की तरफ एपिकल, पीछे नीचे की तरफ बेसल। इसको एम्ब्रियोनल या सस्पेंसर सेल बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी माइटोसिस होती है, कुछ इस तरह से कंडीशन बनती है, दिस इज द प्रो एम्ब्रियो कंडीशन। फिर क्या होगा साहब, फिर उसके बाद आता है ग्लोबुलर, और बहुत सारे डिवीजन होंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर और बहुत सारे डिवीजन होंगे, हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा, और आखिरी में मैच्योर एम्ब्रियो जो कि टॉर्पेडो जैसा नजर आता है, इसे मैच्योर एम्ब्रियो बोलते हैं साहब। अब इसमें देखोगे ऊपर की तरफ तो गोल एकदम ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर बनना है और नीचे डंडा बनना है, इस डंडे को बोलते हैं सस्पेंसर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखो हार्ट शेप बन गया, और ये कैसा बन जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। पूछा जाता है इस डंडे का काम क्या है बच्चे, डंडा क्या करता है, ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म है और नीचे की तरफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, तो डंडा इस जो एम्ब्रियो बनना है उसको एंडोस्पर्म में धकेलता है, जिससे कि ये एंडोस्पर्म से नरिशमेंट को ले सके। किसको ले सके, एंडोस्पर्म से नरिशमेंट को ले सके। तो सस्पेंसर का काम होता है पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है नहीं, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है। देखो साहब यहां पे बना भी हुआ है सस्पेंसर, दिख रहा है, दिस इज द सस्पेंसर, ठीक। अब हमने एम्ब्रियो बना लिया साहब। अगर एम्ब्रियो को देखोगे साहब, डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो को, ये देखो साहब डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो की बात करोगे तो देखो दो क्वाड्रेंट नजर आएंगे, ऊपर की तरफ प्लम्बल होगा, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल होगा, और रेडिकल के आगे क्या नजर आएगा, रूट कैप नजर आएगा साहब। इसी तरह से आप मोनोकोट एम्ब्रियो को देख सकते हो साहब। मोनोकोट एम्ब्रियो में भी साहब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी साहब, ऊपर की तरफ क्या होगा, एपिकोटाइल, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की टिप, ठीक है नहीं, यहाँ पे प्लम्बल होगा साहब, ठीक है नहीं, जिसे क्या बोल सकते हो, शूट एपेक्स, और शूट एपेक्स के ऊपर क्या नजर आएगा, कोलेप्टाइल नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ही एंडोस्पर्म होता है, सॉरी एक ही क्वाड्रेंट होती है, उस क्वाड्रेंट को बोलते हैं स्कूटुलम। स्कूटुलम लार्ज सिंगल शील्ड शेप की लेटरल साइड में होती है, उसे बोलते हैं स्कूटुलम। क्या बोलते हैं, स्कूटुलम। इसके पास जो दूसरी क्वाड्रेंट होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, इसे बोलते हैं इपीब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट इज नथिंग इज द रिड्यूस्ड क्वाड्रेंट इन मोनोकॉट साहब, ठीक है नहीं। नीचे की साइड में रेडिकल होगा, जिससे आगे चल के रूट बन जाएगी, ठीक है नहीं। ये शूट एपेक्स, जिसे क्या बोल सकते हो, प्लम्यूल, जिससे आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चे, शूट बन जाएगा, ठीक है नहीं। रेडिकल के आगे क्या नजर आएगा बच्चे, कोलियोराइजा नजर आएगा साहब, और शूट एपेक्स के ऊपर क्या नजर आएगा, कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल, दिस इज द हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, दिस इज द हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, और कोलियोराइजा इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ, दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है साहब, ठीक है नहीं। चलिए अब देखिए साहब, इस तरह से ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर यहां पे क्या बन चुका है साहब, ओव्यूल के अंदर ये देखो साहब, यहां पे ओव्यूल से क्या बन चुका है, पूरा का पूरा सीड बच्चे, ओव्यूल पूरा कन्वर्ट हो चुका है सीड के अंदर। आउटर इंटेगमेंट आउटर सीड कोट में टेस्टा में, इनर इंटेगमेंट इनर सीड कोट टेगमन में चेंज हो गई चुकी साहब। माइक्रोप्यूल पाइल जो अभी तक यहाँ पे एंट्री कर रही थी पॉलन ट्यूब की, अब ये माइक्रोप्यूल एंट्री करने के लिए हवा और पानी के लिए, वाटर एयर यहाँ से गुजरेगी साहब। जो फ्यूनिकल था वो सीड का स्टाक बना देगा। हाइलम कभी कभी ऐसे नजर आ जाता है स्कार के फॉर्म में, निशान के फॉर्म। न्यूक्लियस जनरली डीजनरेट कर जाता है, कई बार परसिस्ट करता है, परसिस्ट करेगा तो बोल देना पेरिस्पर्म या रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस बोल देना साहब। तो इस तरह से पूरा पूरा ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सीड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सीड के अंदर। ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर, ठीक है साहब। तो देखो पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ब्लैक पेपर बीटो कैस्टर में देखने को मिलता है। कैस्टर में इसके अलावा कारेंकल, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म भी देखने को मिलता है। चलिए साहब अब सीड पढ़ लेते हैं सब। अब हम लोग सीड पढ़ लेते हैं बच्चे, सीड की बात कर लेते हैं।
सीड के बारे में बोल सकता हूं, दिस इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड दिस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। सीड हमारे पास दो तरह के हो गए, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। अच्छा, डाइकॉट सीड के पास सीड कोट होगा, एम्ब्रियो के पास दो कॉलोनी होगी और इसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म खर्च हो जाता है साहब। मोनोकॉट की बात की जाए तो इसके पास सीड कोट होता है, क्या होता है, सीड कोट होता है और एम्ब्रियो के पास एक ही कॉलोनी होती है और इसके पास एंडोस्पर्म देखने को मिलता है साहब। अच्छा, सीड कोट के अंदर जितना कुछ भी उसे बोलते हैं कर्नल, क्या बोलते हैं, कर्नल। कर्नल शब्द कभी दिख जाए तो याद रखना सीड कोट के अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं। तो हमारे पास सीड दो तरीके के हो गए, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। देखो इधर, एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्बुमिनस है, नॉन एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड मोस्टली क्या होते हैं बच्चे, मोनोकॉट होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं बच्चे, मोनोकॉट होते हैं, ठीक है नहीं। कुछ डाइकॉट के एग्जांपल भी हैं, जैसे कैस्टर हो गया, सोलेसी फैमिली होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मोस्टली डाइकॉट सीड होते हैं, जैसे पी हो गया, बीन हो गया, ग्राउंड। कुछ मोनोकॉट जैसे कि ऑर्किड, ध्यान रखना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। अच्छा, सनफ्लावर को लेकर कंफ्यूजन रहता है, सनफ्लावर डाइकॉट है, मेनली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा साहब, ठीक है नहीं। अच्छा, एनसीईआरटी ने जगह एडवांटेज सीड के दे रखे हैं कि देखो सीड के क्या क्या फायदे हैं बच्चे। इसके पास हार्ड सीड कोट है, प्रोटेक्शन देगा साहब। इसके सीड के पास जनरली एंडोस्पर्म होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा साहब, क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सीड कोट ने बहुत सारी अपने आप को डिस्पर्सल करने की मैकेनिज्म डेवलप कर रखी है साहब, ठीक है नहीं। और देखो साहब, अगर इसके अंदर नरिशमेंट के लिए क्या है, एंडोस्पर्म है साहब। और देखो, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पानी पे डिपेंड ना के बराबर करते हैं साहब। इसी तरह से सीड का फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी पानी पे डिपेंड नहीं करता है। सीड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, इसी वजह से नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, वेरिएशन आते हैं, जो कि रॉ मटेरियल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो कुछ सीड के एडवांटेज के बारे में दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म इज नॉट डिपेंड ऑन वाटर बट सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, मोर भरोसेमंद, और पानी पे डिपेंड नहीं करेगा। बेटर डिस्पर्सल स्ट्रेटजी डेवलप की है साहब, ठीक है नहीं। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन देगा साहब। तो ये सारी बातें सीड के लिए। एनसीईआरटी में देखो ऐसे सीड मोनोकॉट का एक बना भी हुआ है, दिख रहा साहब। यहां पे देखोगे साहब बड़ा सा एंडोस्पर्म बना हुआ है साहब, जिसका एंडोस्पर्म स्टार्ची होता है साहब। बाहर की तरफ एलरोन लेयर है साहब, जो कि प्रोटीनेसियस होती है। एलरोन लेयर कैसी होती है, प्रोटीनेसियस होती है, प्रोटीन की बनी होती है साहब, ठीक है। एंडोस्पर्म की बाहर की लेयर साहब। ये यहाँ पे एम्ब्रियो में यहाँ पे बड़ी सी क्या दे रखी है, कॉटोडन, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोटोलम। स्टोटोलम कुछ भी नहीं है, लार्ज सिंगल शील्ड शेप कॉटोडन है, और किस साइड में है, लेटरल साइड में साहब, ठीक है नहीं। अब इसमें एक्सिस पे देखोगे तो एक्सिस के टिप को बोलते हैं प्लम्यूल, और इस तरफ क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल से आगे चले क्या बनेगा, रूट, और प्लम्यूल से पूरा आगे चले क्या बनेगा, शूट। प्लम्यूल की कवरिंग को कोलेप्टाइल और रेडिकल कवरिंग को कोरियोलाइजा बोला जाता है साहब, ठीक है नहीं। तो दिस इज द मोनोकॉट का सीड मेज ग्रेन का दे रखा है साहब, ठीक है नहीं। अच्छा, सीड के स्टोरेज के लिए डॉर्मेंसी और डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, ठीक है नहीं। अगर डॉर्मेंसी और डिहाइड्रेशन होगा तभी आप सीड को स्टोर कर पाएंगे। सीड डॉर्मेंसी अपसेट होती, मैंग्रोव ये छोड़ दो साहब। ऑर्किड फ्रूट के पास बहुत छोटे छोटे टाइनी सीड्स होते हैं, कई बार इनको डस्ट सीड बोला जाता है साहब। पैरासिटिक स्पीसीज जैसे ओरोबंकाई और स्टिगा, इनके पास भी बहुत महीन सीड होते हैं, जिन्हें बोला जाता है टाइनी सीड्स, क्या बोला जाता है, टाइनी सीड्स। अच्छा, अगर वाइबिलिटी की बात की जाए कि सीड कब तक वाइबल रह सकता है, तो अभी तक जो सबसे ओल्डेस्ट वाइबल सीड है वो किसका है साहब, ल्यूपिनस का, या ल्यूपिन बोल सकते हो साहब। 10,000 साल बाद उसने फ्लावरिंग कर दी, और कहां से निकाला गया था, आर्किटिक टुंड्रा से निकाला गया था। रिसेंट रिकॉर्ड की बात की जाए, ताजा रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2000 साल पुराना फ्लावर है डेट पाम का, फेनिक्स डेक्टाइलिफोरा। इसने 2000 साल बाद भी फ्लावरिंग कर दी साहब। कहां से मिला था साहब, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, वहां से निकाला गया था साहब इसको। किसको साहब, ठीक है नहीं, दैट इज द डेक्टाइलिफेरा, ठीक है नहीं, फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा। एम्ब्रियो को बच्चे बोलते हैं प्रोजेनाइटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। फ्रूट की बात हो गई, बात करते हैं साहब फ्रूट की, सॉरी सीड की बात हो गई, बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट बच्चे कहां से आता है, राइपेंड ओवरी से आता है। किससे आता है बच्चे, राइपेंड ओवरी से आता है। राइपेंड ओवरी का मतलब हुआ दिस द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का। ओवरी से फ्रूट बनता, पहले ही बता चुका हूं, ओवरी से क्या बनेगा, सीड, ठीक है नहीं। फ्रूट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ इंसाइट नहीं दे रखा, एक याद रखना, ड्रू फ्रूट। ड्रू फ्रूट बनता है बच्चे मोनोकार्पेट सुपीरियर ओवरी से, ठीक है नहीं। और ये देखने को मिलता है मैंगो और कोकोनट में। मैंगो के अंदर जो इसका फ्रूट की बाहरी लेयर होती है, जैसे पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प डिफरेंशिएट कर जाती है इपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प में। एंडोकार्प बहुत हार्ड और स्टोनी होता है। इपिकार्प इसमें देखो नजर आएगा, बाहरी जो सबसे बाहरी परत होती है, इसमें इपिकार्प कच्चे पे नजर आता है ग्रीन कलर का, लेकिन जब ये पक जाता है तो डिजेनेट कर जाता है। मेजोकार्प इसका कैसा होगा, फ्लैशी, और इसका कैसा होगा, फाइब्रस। इससे धागे निकाले जाते हैं, इसे खाया जाता है साहब, ठीक है नहीं। अच्छा, कुछ फाइब्रस एग्जाम्पल, फाइब्रस फ्रूट के एग्जाम्पल, सॉरी फ्लैशी फ्रूट के एग्जाम्पल जिसे हम खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया साहब।
कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे ग्राउंडनट हो गया, जैसे मस्टर्ड हो गया साहब। कुछ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, जिसे बोला था पार्थनोकार्पिक फ्रूट, पार्थनोजेनेसिस, ठीक है नहीं, ऐसे होता है पार्थनोकार्पिक फ्रूट, जैसे पार्थनोजेनेसिस होता है ऐसे पार्थनोकार्पिक फ्रूट होता है। ये सीडलेस होते हैं, एग्जाम्पल कौन हो जाता है, बनाना, क्या हो जाता है, बनाना, बनाना जाता है सीडलेस फ्रूट साहब। अच्छा, जनरली फ्रूट फॉर्मेशन कौन करवाता है साहब, ओवरी। अगर ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो उससे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो फ्रूट फॉर्मेशन में अगर कोई भी ओवरी के अलावा हेल्प करता है तो उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इसमें थैलमस से फ्रूट बनता है बच्चे। किससे, थैलमस हेल्प करता है फ्रूट बनाने में, इसीलिए ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं बच्चा। कौन से फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं बच्चे। ये देखो एनसीईआरटी में ऐसे फोटो बने हुए हैं, ध्यान से देख लेना सब, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच्चे एसेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है नहीं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है नहीं। अब एनसीईआरटी को बोल रही एपोमिक्सिस, यहाँ इसी को क्या बोल देते हैं, एगैमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस का मतलब बच्चे बिना मिक्सिंग के, बिना फर्टिलाइजेशन के। एगैमोस्पर्मी मतलब बिना सीड फॉर्मेशन के साथ। तो ये जनरली देखने को मिलता है बच्चे एस्टेसी के अंदर, कंपोस्ट या सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं, और ग्रासेस के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। अब सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, 3 मेथड से आप कर सकते हो, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। किस किस से, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एक एक करके मैं पढ़ता हूं साहब, देखो। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है बच्चे, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बिना मेयोसिस के सीधे एम्ब्रियो सैक बना देती है, तो इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अगर न्यूक्लियस और इंटैगमेंट बिना मेयोसिस के एम्ब्रियो सैक बना देते हैं, एपोस्पोरी। अब ये बन गया एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देती है, एम्ब्रियो बना देती है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के बनना है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं साहब, एपोमिक्सिस। और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, न्यूक्लियस इंटैगमेंट सीधे ही एम्ब्रियो बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें तो पहले एम्ब्रियो सैक बना था, यहाँ तो सीधे क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस इज द एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इसी को स्प्रोफिटिक बडिंग बोलते हैं। ये देखने को मिलता है मैंगो में, सिट्रस में, अपनसिया में। यही एग्जाम्पल है पॉलीएम्ब्रियोनी का। एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनना है और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनना है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे, पॉलीएम्ब्रियोनी का। अच्छे बच्चे, एक टर्म और होता है एपोगेमी। अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाए तो दिस इज द एपोगेमी। जैसे एंटीपोडल से बन जाए या सिनर्जिड से बन जाए, दिस इज द एपोगेमी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब मैनी एम्ब्रियोनी। अच्छा, पार्थनोजेनेसिस पहले बता चुका हूं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज द पार्थनोजेनेसिस। और पार्थनोकार्पी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बच्चे, ठीक है नहीं। यहाँ पे एपोमिक्सिस के बारे में, इन सब के बारे में दे रखा है, ये पढ़ लीजिएगा साहब, ठीक है नहीं। थैंक यू, मैंने आपका पूरा चैप्टर बहुत स्पीड में जल्दी से रिवाइज करा दिया साहब, एक एक पॉइंट कवर कर लिया है। पढ़ते रहना, खुश रहना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है नहीं। बताओ, अगर मजा आया हो तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन के ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, उसको देखते रहना, उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले टाइम पे।